लिमिटेड वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है, देख लो फिर कर सकते हैं। हाँ कर देते हैं। वेरी गुड इवनिंग, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ पूसा रोड सीपी स्टडी सर्कल on today's webinar on fate of notices under section 148 after the honorable Supreme Court judgment and SOP issued by CPT. And on this subject, our very honorable and respected CA advocate Rano Jain ji with us. I welcome you, ma'am. I also welcome Sunil Dhamija ji, Rajesh Jain ji, Anand Dua ji, and all the attendee on the behalf of our study circle. As you know, there is no need to introduce our madam, respected madam, but still my duty to introduce her very briefly. Madam is a BCom, FCA, law graduate, DISA from ICI and ex-member of ITAT. Madam is a merit holder in the Chartered Accountancy Examination and an alumnus of Sri Ram College of Commerce. She holds vast experience in the field of corporate taxation. Her areas of specialization includes income tax appellate matter and has represented clients before different tax authorities, including Income Tax Appellate Tribunal. She is an ex-member of ITAT and during her tenure as a member, she authored numerous landmark judgments on various issues of income tax. Being an excellent orator, she also regularly gives talks on tax issues on various platforms of ICI. Recently, another feather was added in her cap when she was selected as a member of National Company Law Tribunal. However, she opted not to join and remain in practice. With this, I once again welcome you, ma'am, and over to you. Welcome, ma'am. Thank you, sir. Thank you, Rajesh ji, and good evening, everyone. Thank you once again, Pusa Road CP Study Circle, for inviting me here. And that today's topic is very hot topic, actually a hot topic. अभी मैं राजेश जी से बात कर रही थी कि अभी थोड़े दिन पहले तो आपने कराया था इसी टॉपिक पर, तो हमारा ये मानना था कि इस टॉपिक पर तो चाहे रोज भी बोल लो ना तो भी शायद कम पड़ेगा, कुछ ना कुछ रह जाएगा। चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं, बिकॉज थोड़ा सा शायद लंबा रहे। राजेश जी, व्हाट आई हैव प्लान्ड इज कि मैं बहुत डिटेल में इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री वगैरह नहीं समझाने वाली हूँ, बिकॉज आई नो सारे प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं और सबको सब कुछ पता है। जो डेवलपमेंट्स है एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम उसमें आ रही है, तो मैं अपने व्यूज उसके बारे में ज्यादा बताना चाहूंगी और आई होप कुछ शायद कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हो। तो मुझे ये बहुत ज्यादा फील है कि इस सब्जेक्ट पर जब क्वेश्चन आंसर्स आएंगे ना, उसको डिस्कस करते हुए चीजें बहुत ज्यादा खुलेंगी, बजाय इसके कि मैं एक लेक्चर सा दे दूं कि भाई ये है ये है ये है। तो मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी इसका बैकग्राउंड बताने में, क्योंकि उसके बिना प्लेटफॉर्म नहीं बनेगा, एक वार्म अप सा हो जाएगा एंड वी मतलब एक कंप्लीटनेस हो जाएगी पूरे। राजेश जी की आवाज ठीक आ रही है? अब नहीं आएगी। मेरी ठीक आ रही है? यस नाउ इट्स ओके। चलिए तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। 148 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होता था हमारे इनकम टैक्स एक्ट में, एंड शायद आप लोगों में जितने भी लोग लिटिगेशन में रहते होंगे उन्होंने ये नोटिस किया होगा कि हमेशा, देखिए मैं तो कितने साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मैंने हमेशा ये देखा है कि एक बहुत बड़ा चंक लिटिगेशन का रीओपनिंग में होता था, क्योंकि रीओपनिंग एक बड़ा ही अलग से तरह का प्रोसीजर होता था, उसकी कुछ अलग सेंटिटी होती थी, उसकी एक अलग ही साइकोलॉजी होती थी, तो वहां कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज आते थे। स्टिल 148 जो हमारा सेक्शन था, 147 और 148 काफी पुराना सेक्शन है, पुराने टाइम से हमारे इनकम टैक्स एक्ट में। वो बात अलग है कि हर साल ऑलमोस्ट हर साल कुछ छोटे छोटे अमेंडमेंट्स आते रहते थे, लेकिन मोर और लेस हम काफी सेटल्ड थे कि इसको किस तरह से हमें हैंडल करना है, क्या इश्यूज निकलेंगे, इनको किस तरह से आगे बढ़ाएं और कहाँ किस चीज पर हमें रिलीफ मिलने की उम्मीद है। और जैसे मैं कहती हूँ ना अपने ऑफिस में, कोई आता है ना केस लेकर और जैसे ही वो बोलता है ना 148 में, तो अच्छा 148 था क्या, फिर तो अगर कुछ भी नहीं है तो कोई ना कोई लीगल इशू तो हम निकाल ही लेंगे, तो आई एम टू श्योर कि इसको तो कहीं ना कहीं छुड़वा ही लेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेटल्ड था, सबको पता है। मतलब इवन बच्चों को भी पढ़ाया जाता है कि जी कैन ड्राइव शाफ्ट है, उसमें ये लिखा है, ऐसे करना है वैसे करना है। लेकिन पता नहीं, अब सरकार तो सरकार है, उसको कुछ जैसे था कुछ
बेचैनी होती है कि कुछ किया जाए। तो फाइनेंस एक्ट 2021 में सरकार को ये फील आई कि यार इसको बदल देते हैं। पूरा पूरा रिजीम जो सेक्शन 147 से लेकर 151 तक है उसको चेंज कर दिया गया। बहुत सारे चेंजेस आए, लेकिन मैं आज के इस सेमिनार में बहुत सारे चेंजेस के बारे में बात नहीं करूंगी। मैं सिर्फ उन चेंजेस के बारे में बात करूंगी जिनका इफेक्ट ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में और जो बाद में जो इंस्ट्रक्शन आई है, जो जिसको आज हम ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं, उसके ऊपर इफेक्ट आता है। देखिए, पुराने 148 में एक 147, 148, 149, 150, 151 ये सेक्शंस थे जिसमें पूरा प्रोसीजर दे रखा था कि किस तरह से किन सिचुएशंस में रीओपनिंग होगी। मतलब आपका एक बार असेसमेंट हो चुका है, उसके बाद असेसिंग ऑफिसर के पास कोई इंफॉर्मेशन आती है या उसको कहीं से ये पता चलता है कि कोई इनकम एस्केप हो गई असेसमेंट करने के लिए, तो वो एक बिलीफ फॉर्म करेगा उस इंफॉर्मेशन या मटेरियल के बेसिस पर। वो एक मन बनाएगा पर्सनली कि इनकम एस्केप हो गई है, और उस मटेरियल को या इंफॉर्मेशन को बिलीफ में कन्वर्ट करने के लिए उसको एक रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ते थे राइटिंग में। वो रीजंस रिकॉर्ड करता था जिसमें वो प्रोसीजर नजर आना चाहिए कि ये वाला डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में आया और इससे मैं इस बिलीफ तक पहुंचा हूँ। तो उसके बाद उसे एक सैंक्शन लेनी होती थी। सैंक्शनिंग अथॉरिटी 151 में दे रखी थी, जो अभी भी 151 में है, लेकिन वो अथॉरिटीज काफी चेंज हो गई है। अथॉरिटी लेने के बाद वो हमें एक 148 का नोटिस देता था। 148 का नोटिस बिल्कुल सिंपल नोटिस है, जो ये कहता है कि आप रिटर्न भर दीजिए अपनी, जो रिटर्न आप शायद ओरिजिनली भी भर चुके हैं। तो ये एक बैकग्राउंड था कि भाई जैसे होता है ना, आपने रिटर्न ऑलरेडी भरी थी, आपकी स्क्रूटनी हुई या नहीं हुई, लेकिन असेसमेंट खत्म हो गया, असेसमेंट का टाइम खत्म हो गया। उसके बाद आपके पास जब 148 का नोटिस आता है तो ये एक आपको चांस दिया जाता है, काइंड ऑफ, ऐसा कहीं एक्ट में नहीं लिखा है, लेकिन आप सारे इस बात को समझेंगे कि भी जब आपके पास नोटिस आता है और कहता है रिटर्न भरो, तो आपको एक चांस दिया जाता है अगर उस साल में ऐसा कुछ है जो आपकी नॉलेज में हो कि इनकम एस्केप हो गई होगी असेसमेंट से, तो आप चाहें तो वो भी इस रिटर्न में भर सकते हैं। उसके अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उस पर कभी पेनल्टी भी लग जाती है, छूट भी जाती है, वो फिर कभी बात करेंगे। तो ये एक प्रोसीजर था। उसके बाद मैं रीजंस की मैं अपना रिटर्न भरती हूँ। रिटर्न भरने के बाद मैं रीजंस की कॉपी मांगती हूँ, जो भी उसने राइटिंग में लिखे थे, जिसके बेसिस पर उसने बिलीव फॉर्म किया था। जब वो मेरे को हक है, इट इज माय राइट टू गेट द कॉपी ऑफ रीजंस रिकॉर्डेड। जब रीजंस मेरे हाथ में आते हैं तो मैं एक ऑब्जेक्शंस बनाती हूँ, जो जो उसमें गलतियां, कमियां, लीगली या ऑन मेरिट्स मुझे लगती हैं, और वो ऑब्जेक्शंस मैं फाइल करती हूँ। असेसिंग ऑफिसर को वो सारे ऑब्जेक्शंस कंसीडर करके एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करना पड़ेगा, जिसमें वो मेरे ऑब्जेक्शंस को मानेगा या रिजेक्ट करेगा। 100% टाइम्स वो रिजेक्ट ही करता था। ये वाला जो प्रोसीजर है ना, रीजंस मांगने का, ऑब्जेक्शंस करने का और ऑब्जेक्शंस को डिस्पोज ऑफ करने का, ये कहीं एक्ट में नहीं लिखा है। ये जीके एंड ड्राइव शाफ्ट सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि भाई ये प्रोसीजर रहेगा। तो चलिए, ये प्रोसीजर था, हम सब सेट थे। सैंक्शनिंग अथॉरिटी दे रखी थी सेक्शन 151 में, और सेक्शन 149 टाइम लिमिट देता है फॉर इशू ऑफ नोटिस, कि आप कब तक नोटिस इशू कर सकते हैं। उसके लिए 3 टाइम लिमिट्स थी। अभी पुराने की बात कर रहे हैं हम, 4 साल, 6 साल और 16 साल। 4 साल नॉर्मली, बिल्कुल जनरल केसेस में आपका 6 साल, 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर आपका नोटिस आ सकता था 148 का। कुछ केसेस में सिर्फ 4 साल तक ही आ सकता था, 4 से 6 तक तभी आ सकता था इन दोज केसेस जहां आपकी ओरिजिनल असेसमेंट स्क्रूटनी में हुई हो, 143(3) में हुई हो, and there is an allegation by the assessing officer that there is a default on the part of the assessee to disclose fully and truly all material facts relevant for the assessment. मतलब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी आपका 4 से 6 में हो सकता था, अगर ओरिजिनली आपका असेसमेंट स्क्रूटनी में हुआ है तो। 16 साल का था, वो फॉरेन एसेट्स की बात करता था। तो अब इतना ही बताऊंगी, है बहुत कुछ, लेकिन इतना ही बताऊंगी क्योंकि आज के लिए इतना रेलेवेंट है। अब इसमें आ गए चेंजेस। फाइनेंस एक्ट 2021 ने इसको सारा का सारा बदल के डाल दिया। उसकी वजह क्या थी? वजह तो मेमोरेंडम में 3-4 दी थी, मैं सिर्फ 2 की बात करूंगी। सरकार का ये कहना था कि भाई हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन, हमने कंप्यूटर लगा रखे हैं, मशीनरी लगी हुई है बुरी तरह से, तो हमारे पास आपके
आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तो अब हमें जरूरत नहीं है कि असेसिंग ऑफिसर एज अ पर्सन पर्सनली इंडिविजुअली कोई अपना दिमाग लगाए, बिलीफ फॉर्म करे। तो हमारे पास तो इंफॉर्मेशन है कि आपकी इनकम एस्केप हो गई है, जिस केस में भी हो गई है। तो उन्होंने कहा ये सब जो कहानी है ना, रीजन रिकॉर्ड करना, मांगना, ऑब्जेक्शन रेज करना, हम इन सबको खत्म कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास है इंफॉर्मेशन, बहुत अच्छी सी सॉलिड इंफॉर्मेशन है। और एक उन्होंने ये कहा कि भाई पुराने, जैसे मैंने शुरू में बोला था कि पुराने रिजीम में लिटिगेशन बहुत हो रही थी, तो थोड़ा सा लिटिगेशन कम हो जाए, इसलिए इसको थोड़ा सरल कर देते हैं, सिंपल कर देते हैं। वो बात अलग है, लिटिगेशन कब होगी कुछ नहीं पता, इसके आने से पहले तो इतनी लिटिगेशन हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तो ये सब ध्यान में रखते हुए कुछ मोटे मोटे जो चेंजेस आए जो आज के डिस्कशन के लिए रेलेवेंट है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए मेनली दो चेंजेस की बात मैं करूंगी आज। पहला तो जो टाइम लिमिट की बात थी ना, जो सेक्शन 149 में दी होती है, अभी भी 149 में है, लेकिन वो लिमिट्स चेंज हो गई हैं। जैसे मैंने कहा पुराने रिजीम में 4 साल, 6 साल, 16 साल। देखिए वो फॉरेन असेट्स वाली कहानी तो बिल्कुल खत्म हो गई, क्योंकि उसके लिए तो पीएमएलए वगैरह बहुत सारे एक्ट्स आ चुके हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है। 4 साल और 6 साल को इन्होंने बदल दिया। इन्होंने कहा नॉर्मल केसेस में आपका असेसमेंट 3 साल में खुल सकता है, 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। लेकिन कुछ केसेस में 3 के बाद 10 तक भी खुल सकता है, उसके लिए कुछ कंडीशन दी। इन्होंने कहा अगर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट इज मोर देन 50 लाख रुपीज, 50 लाख से ज्यादा की इनकम एस्केप हुई है, रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एन एसेट। अब वो बात अलग है, फाइनेंस एक्ट 2022 में 2 और कंडीशंस ऐड कर दी गई थी, लेकिन अभी मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। ओरिजिनली जिस फॉर्म में आया था वो यही था कि इनकम एस्केपिंग असेसमेंट is more than rupees 50 lakhs represented in the form of an asset। देखिए पिछले साल जब ये अमेंडमेंट आई थी, तब भी हमारे बहुत सारे वेबिनार सेमिनार हुए थे, तो ये सवाल बड़ा आता था कि मैडम ये रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एन एसेट का क्या मतलब है। तो मैंने हमेशा सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दिया। आपने अपने बच्चे की शादी करी 3 साल पहले, 4 साल पहले, उसमें आपने लगा दिए 4 करोड़ रुपए, और डिपार्टमेंट को कहीं से इंफॉर्मेशन आई, पता चला कि इन्होंने तो 4 करोड़ रुपए लगाए थे अपने बच्चे की शादी में। तो भाई 4 करोड़ कहाँ से आए, हमें बताओ। हमें लग रहा है आपकी इनकम एस्केप हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो आपने ये पैसे कमाए हैं। मेरा ये कहना था कि रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एसेट का मतलब आज की डेट में कोई एसेट उस वाली इनकम से आपका लिया हुआ एग्जिस्ट होना चाहिए। जो एक्सपेंडिचर कर दिया वो नहीं खुल सकता 3 साल के बाद। तो अगर आपने खर्चा कर दिया अपने बच्चे की शादी में तो वो नहीं खुलेगा। ये वाला एग्जांपल मैं देती थी, क्योंकि नॉर्मली आपको पता है, देखो इनकम अगर कहीं भी होगी, कभी भी होगी, तो वो हमेशा एसेट की फॉर्म में तो होगी होगी। कैश होगा, बैंक होगा, प्रॉपर्टी होगी, शेयर्स होंगे, कुछ तो होगा। इनकम ऐसे हवा में तो हो नहीं सकती। तो रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एन एसेट का मतलब मैं ये लगाती थी। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2022 में इन्होंने 2 और क्लॉजेज ऐड कर दिए, जिसमें वो एक्सपेंडिचर भी आ गया, एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी आ गई। अब इसकी कितनी एप्लीकेबिलिटी है सुप्रीम कोर्ट वाले केसेस में रहेगी, वो भी आगे समझते हैं। तो एक तो ये चेंज आया जो थोड़ा बड़ा चेंज था, जिसकी वजह से ये कुछ आगे डिस्प्यूट अराइज हुए कि 4 और 6 को 3 और 10 में कन्वर्ट कर दी गया विद डिफरेंट कंडीशंस, विद डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। एक बड़ा बहुत भारी चेंज आया था, एक नया सेक्शन 148A इंट्रोड्यूस किया था। देखिए जैसे जीके एंड ड्राइव शाफ्ट ने कहा ना कि रीजंस रिकॉर्ड होंगे, फिर रीजंस की कॉपी एसएससी को दी जाएगी, फिर एसएससी ऑब्जेक्शंस रेज करेगा, फिर उनको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। कहीं ना कहीं उसी को बैकग्राउंड में रखते हुए उन सारी चीजों को स्टैट्यूट में ले आया गया और एक प्रोसीजर बनाया गया। 148A के 4 क्लॉजेज हैं, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d। स्मॉल a कहता है कि जब भी असेसिंग ऑफिसर को कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी, अब उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं इंफॉर्मेशन का मीनिंग बता दूं। एक्ट कहता है इंफॉर्मेशन का जो मतलब है वो सिर्फ 2 तरह से इंफॉर्मेशन आएगी जो क्वालिफाई करेगी रीओपनिंग के लिए। एक तो फाइनल ऑडिट ऑब्जेक्शन, जो इनके जो इंटरनली सीएजी के ऑडिट्स होते हैं उनका फाइनल ऑब्जेक्शन, जब उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन रेज किया असेसिंग ऑफिसर को भी भेजा जाता है वो, अगर वो फाइनल ऑब्जेक्शन है तो उसको इंफॉर्मेशन माना जाएगा।
वो बात अलग है। फिर से मैं क्लेरिफाई कर दूं कि फाइनेंस एक्ट 2022 में ये फाइनल वाला वर्ड हटा दिया, मतलब कोई इंटरनली भी वो क्या बोलते हैं, वो बीच में भी कोई आएगी ना उनकी कोई ऑब्जेक्शन आएगी तो उसके बेसिस पर भी खोल सकते हैं। चलिए, इसका इतना रेलेवेंस नहीं है, इसको एक साइड रखते हैं। दूसरा था, कोई भी इंफॉर्मेशन जो फ्लैग होगी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के अंडर। सीबीडीटी ने कुछ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी अपनी बना रखी है, आरएमएस। वो सब कंप्यूटर्स का कोई गुच्छा है, कंप्यूटर के थ्रू इंफॉर्मेशन वगैरह आती है, उसमें आपका केस अगर फ्लैग होता है तो उसको इंफॉर्मेशन माना जाएगा और 148 में आपका केस खुल सकता है। अब 148A पर मैं दोबारा से आती हूँ। उसका सबसे क्लॉज 1 क्लॉज ए कहता है कि अगर असेसिंग ऑफिसर को ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिल गई तो वो इंक्वायरी कर ले इफ रिक्वायर्ड। अब ये जो इफ रिक्वायर्ड है ना, इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस हो गई है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, वो बाद में डिस्कस करेंगे, नहीं तो यहाँ फ्लो बिगड़ जाएगा। तो उसके पास कोई इंफॉर्मेशन आई, वो इंक्वायरी कर ले, उसको लगता है कि जरूरत है तो वो इंक्वायरी कर ले। फिर आता है क्लॉज बी। जब वो उस इंक्वायरी से उसको ये फील आ जाती है कि हाँ कुछ तो है, तो वो मुझे एक नोटिस देगा 148A में, और उस नोटिस के साथ मुझे इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि भाई देखो, आपकी ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है, अब हमें जवाब दो, आपके केस में 148 क्यों ना किया जाए। अब आता है क्लॉज सी। क्लॉज सी में मैं जवाब देती हूँ और मेरे जवाब को वो कंसीडर करता है, और वो फिर सारी चीजों को कंसीडर करके, जो उसके पास इंफॉर्मेशन है, आरएमएस से आई है, कहीं से भी आई है, मैंने जो जवाब दिया है, उन सबको इकट्ठा करके वो एक ऑर्डर बनाएगा 148A में, जिसमें उसको पावर है, वो चाहे तो उसको ड्रॉप कर दे कि भाई नहीं, इन्होंने जवाब दे दिया अच्छा सा, तो इनका बनता नहीं है 148, चाहे तो वो ना करे। और जब भी वो 148 का नोटिस मुझे देगा विद इन द टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब, जो मैंने बताई थी 3 साल और 10 साल, जब भी वो 148 का नोटिस मुझे देगा तो ये 148 शायद मैडम के, मुझे लगता है नेटवर्क की प्रॉब्लम है। शी विल जॉइन अगेन। नेटवर्क उनका वो रुक गया है। हाँ, ज्वाइन करेंगी मैडम, मैं फोन कर रहा हूँ। फ्रीज कर गया।
बात हुई? नहीं, बात नहीं हुई, फोन ही नहीं जा रहा, उनका स्विच ऑफ फोन दिखा रहा है। शायद वो ज्वाइनिंग में लग रही होंगी, ज्वाइन कर रही होंगी, मालूम तो उनको भी होगा। उनके सिग्नल, हाँ अब आ गए। तो इसका मतलब उनका नेटवर्किंग की दिक्कत है। नहीं, हो गया, चालू हो गया, बेल जा रही है अब। कई बार या तो लाइट गई होगी, मुझे लगता है। ये वो पॉसिबिलिटी ज्यादा है। हाँ, लाइट गई होगी, चालू हो गया उनका मोबाइल। हाँ मैम, आप डिस्कनेक्ट हो गए और रिजॉइन कर लो। हाँ प्लीज, अरे प्लीज प्लीज, कोई इशू नहीं, प्लीज प्लीज। वो रिजॉइनिंग कर रही हैं लेकिन उनसे हो नहीं रहा, तो उन्होंने स्टाफ को बुलाया है, और प्लीज बी विद अस, विद इन 1 Okay. मिनट और 2 मिनट्स इज अगेन ज्वाइनिंग। कोई नहीं, 1-2 मिनट में हो जाए। हम जैसे सर, हम लोगों को ज्यादा टेक्निकल आता नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो। टेक्निकल ग्लिच होती है ना, तो हम लोग हैंडल नहीं कर पाते उसको इंडिविजुअली। हाँ, मैडम ने अपने स्टाफ को बुलाया है, वो कर रहे हैं जरा। नितिन कंवर जी बोले थे उस पे, क्रिप्टो करेंसी पे। जी जी, मालूम है मेरे को, डिकोडिंग ऑफ कोड्स एंड क्रिप्टो करेंसी। जी मैं मैडम, वेलकम मैं वेलकम। नजर आ
आई एम हाँ वेलकम वेलकम मैम, नहीं कोई सॉरी की बात नहीं मैडम। सॉरी, पता नहीं क्या नेट में, एक तो मुझे वैसे भी ये चीजें थोड़ी कम समझ में आती हैं और ये पता नहीं क्या हुआ। चलिए शुरू करें। जी मैम। वेलकम वेलकम मैडम। कोहली जी भी आ गए हैं ना। हम्म। मैं तो भूल गई मैं कहाँ पर थी। आई डोंट रिमेम्बर। मैडम 148C पर, वो 148A में उन्होंने वो देना है 148C 148A में ऑर्डर। ए के ए क्लॉज में उसको इंक्वायरी करनी है, बी में उसको आपको नोटिस देना है, सी में आपको जवाब देना है, जिसको कंसीडर करके उसको डी में एक ऑर्डर बनाना है, फिर 148 के नोटिस के साथ वो ऑर्डर लगा के आपको दे देना। ठीक है। अब इससे क्या हुआ, इससे बहुत सारी चीजें बदल गई। ठीक है। नहीं, मैं वहां पर भी आ गई थी, राजेश जी आप पीछे ले गए। मैं तो कोविड पर आ गई थी कि भाई कोविड चल रहा था, तो एक ऑर्डिनेंस आया जो एक्ट में कन्वर्ट हुआ, टोला। सबको पता है, मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगी अब इस पे क्योंकि इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, आगे की चीजों की ज्यादा है। तो उसमें सरकार को एक राइट दिया गया कि आप कोविड की सिचुएशन को देखते हुए जो भी चाहो अपनी जो टाइम लाइन्स है, लिमिटेशंस है, उसको एक्सटेंड करती रहिए। तो गवर्नमेंट उसी हिसाब से वो डेट्स एक्सटेंड करती रही। तो 148 का नोटिस इशू करने की भी डेट्स एक्सटेंड होती रही। अब हुआ क्या कि कोविड के क्योंकि हालात खराब थे, तो नोटिफिकेशन आते जा रहे थे और 148 के नोटिस की डेट्स एक्सटेंड होती जा रही थी। वो डेट एक्सटेंड होकर 31 मार्च 2021 तक पहुंची और अल्टीमेटली वो 30 जून 2021 तक पहुंच गई। अब देखिए, अब जरा ध्यान दीजिए, फाइनेंस एक्ट आ गया 1 अप्रैल 2021 में, और ये पुराने वाले केसेस की डेट्स बढ़ाकर कर दी गई 30 जून तक। तो एक पीरियड आ गया 1 अप्रैल से 30 जून तक का, जिसमें दो तरह के नोटिस आ सकते थे। तो सरकार को थोड़ी फील आएगी, यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये तो नए प्रोविजन शुरू हो जाएंगे 1 अप्रैल से, वो तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। 148A देना पड़ेगा, वो सारा प्रोसीजर लगाना पड़ेगा। हम तो 148 के नोटिस दे रहे हैं पुराने सालों के। तो इन्होंने क्या किया, वो जो नोटिफिकेशन आ रहे थे ना, जो डेट एक्सटेंड कर रहे थे टोला के अंदर, जो सेकेंड लास्ट नोटिफिकेशन था उसमें इन्होंने जहां डेट एक्सटेंड करी उसके नीचे एक एक्सप्लेनेशन डाल दी, और उन्होंने कहा कि ये वाले जो नोटिस आएंगे ना 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स, ये पुराने वाले रिजीम में इनकी असेसमेंट होगी, मतलब पुराना प्रोसीजर लगेगा। और वही जो लास्ट वाला नोटिफिकेशन आया उसमें भी वो एक्सप्लेनेशन डाल दी। अब देखिए, अब 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स जून तक कुछ नहीं, बहुत सारे नोटिस डिपार्टमेंट से आए जो 148 के नोटिस थे, क्योंकि 148 के थे और क्योंकि एक्सप्लेनेशन में उन्होंने लिख दिया था, तो ये पुराने रिजीम में आ रहे थे। अब वकीलों को तो कुछ ना कुछ लगता है ना, हम तो कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। तो रिट जानी शुरू हुई हाई कोर्ट में, सारे हाई कोर्ट में। सबको पता है, ये मैं कोई नई बात नहीं बता रही, जिसमें दो बातें मेनली कही गई कि भाई देखो 148 इज अ प्रोसीजरल लॉ, तो एक साथ दो प्रोसीजर नहीं चल सकते, चाहे वो 3 महीने की बात हो या 3 दिन की बात हो। और ये जो एक्सप्लेनेशन कहती है नोटिफिकेशन में, उस हिसाब से तो 3 महीने तक दो प्रोसीजर चल रहे हैं, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2021 तो आ गया 1 अप्रैल से, और ये इनका नोटिफिकेशन कह रहा है कि 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स जून तक जितने नोटिस आएंगे वो पुराने रिजीम में चलेंगे। तो पहला आर्ग्यूमेंट ये था, और भी छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट से मैं मोटे मोटे बता रही हूँ। पहला आर्ग्यूमेंट ये था, और दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि टोला ने सरकार को, या मैं कहूँ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में सीबीडीटी को, जो हक दिया था, जो राइट दिया था, वो दिया था कोविड को देखते हुए टाइम लिमिट्स एक्सटेंड करने का, जो वो कर रहे थे। उनको ये पावर कहीं नहीं दी गई थी कि वो ये डिफाइन करें कि कौन सा लॉ कहाँ लगेगा। मेरे ख्याल से मैं अपने आप को क्लियर कर पा रही हूँ। आप सबको पता है, लॉ बनाने का काम, या जो भी ये सेक्शंस प्रोविजंस जो भी होते हैं, ये बनाने का काम तो पार्लियामेंट का होता है, लेजिस्लेचर का होता है। ये काम एग्जीक्यूटिव का नहीं होता। सीबीडीटी इज एन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो सिर्फ रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, जो इम्प्लीमेंट करती है पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉज को। तो ये मोटा मोटी ये दो आर्ग्यूमेंट्स लिए गए, जो बहुत लंबी लड़ाई रही। राजेश जी भी उसका पार्ट थे, बहुत लंबी लड़ाई रही, लेकिन अल्टीमेटली जब सुप्रीम कोर्ट तक हम आ रहे हैं, क्योंकि तो बहुत सारे हाई कोर्ट्स, दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, लेटली कर्नाटका भी आ गया था,
कर्नाटका, राजस्थान, इलाहाबाद, सबने एक ही मत में ये कहा कि भाई ये बात सही कह रहे हैं। तो जितने भी नोटिस पुराने रिजीम में 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स आए हैं जून तक, वो सारे क्वाश किए जाते हैं। सबसे पहला ये वाला रिट में जो ऑर्डर आया था वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का आया था। उसके बाद बहुत सारे हाईकोर्ट्स आए और जहां तक मुझे याद आ रहा है कैलकाटा को छोड़ के बाकी सारे हाईकोर्ट्स ने इंडिपेंडेंटली दिमाग लगाकर अपनी अपनी फाइंडिंग्स दी हैं कि भाई सबको ये फील आती है कि ये पावर सीबीडीटी के पास नहीं थी, वो डिफाइन करे लॉ को, और एक साथ दो प्रोसीजरल लॉज एक ही बार में नहीं चल सकते। तो ये सब चल रहा था। अब हाईकोर्ट में लगातार रिट पे रिट रोज हो रही थी और खूब खूब अलाउ हो रही थी। दिल्ली में भी मेरे ख्याल से 2,000-2,2500 तो हो गई होंगी राजेश जी। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का पहला जजमेंट आया था आशीष अग्रवाल वाला। उसके बाद ये सारे आ रहे थे, आए जा रहे थे अभी तक। तो डिपार्टमेंट को लगा कि भाई ये तो हमारी हार हो गई, तो उन्होंने आशीष अग्रवाल के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल करी। तो मुझे याद है जब पहले दिन सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी तो मैं वर्चुअल थी, तो मैंने भी उसको अटेंड किया था। तो उसमें उनसे पूछा जा रहा था कि भाई आपने बाकी केसेस में क्यों नहीं करी अभी तक, एसएलपी क्यों नहीं फाइल करी? तो देवर लाइक कि हम कर रहे हैं, करेंगे टाइप्स। उसके बाद जब हियरिंग हुई तब तक कोई 7-8 केसेस इनके सुप्रीम कोर्ट में जा चुके थे। कुछ लोग, कुछ वकील इंटरजेक्टर बनकर गए हुए थे जिनके अपने केसेस नहीं थे। हमारे दिल्ली के कुछ वकील थे, बड़े वकील, जिन्होंने एज एन इंटरजेक्टर जो उसमें चले गए थे, लेकिन उनके अपने केसेस नहीं थे। अब देखिए, मैं बीच की कहानी थोड़ा छोड़ देती हूँ। टुवर्ड्स द एंड क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट को ये फील आई, होता ना दादाजी बाबाजी होते हैं कि भाई बच्चे से गलती हो गई। इनफैक्ट आप, आई एम श्योर जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं सब ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये फील आई कि भाई ये तो डिपार्टमेंट से गलती हो गई। एक्चुअली ये गलती ही थी, मतलब पहले दिन से ये फील आ रही थी यार ये कर कैसे सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन डाल दी और दो प्रोसीजर साथ साथ चल रहे हैं। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छे से, बहुत ही कैटेगोरिकली लिखकर, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में ये लिखा कि हाई कोर्ट्स ने जो भी कुछ लिखा है वी एग्री विद दैट। मतलब एज पर लॉ जो हाई कोर्ट ने लिखा है वो ठीक लिखा है। लेकिन हो क्या रहा है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद, हाई कोर्ट के डिसीजंस के बाद कुछ केसेस बिल्कुल, जैसे होता है ना, बिल्कुल असेसमेंट से बाहर हो जा रहे हैं, हो ही नहीं पा रहे हैं असेसमेंट। और ये तो डिपार्टमेंट से कोई बोनाफाइड मिस्टेक हो गई, डिपार्टमेंट से गलती हो गई, जैसे बच्चों से हो जाती है। तो भाई इस तरह से तो इनको रेमेडी लेस नहीं छोड़ा जा सकता, तो कोई एक पंचायती सा निर्णय ले लेते हैं जिससे आपको भी नुकसान ना हो, आपको भी नुकसान ना हो। तो उन्होंने कहा भाई ये बात तो सही है कि दो प्रोसीजर एक साथ नहीं चल सकते, एक ही चलेगा। और क्योंकि 1 अप्रैल 2021 पर नया एक्ट आ गया था तो नया वाला प्रोसीजर चलेगा। लेकिन क्योंकि आपने पुराने वाले नोटिस दे रखे हैं, तो एक काम करते हैं, उन सारे नोटिस को 148 की बजाय 148A के नोटिस मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें आगे बहुत सारे जोलजाल आते हैं ना, सिर्फ ऐसे कहने से तो बात नहीं बनती। अब जैसे मैंने पहले बताया 148A के 4 क्लॉजेस हैं। नोटिस तो क्लॉज बी में आता है जो कहता है कि इस 148A के नोटिस में आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि आपके अगेंस्ट क्या इंफॉर्मेशन है। लेकिन जो पुराने 148 के नोटिस आए हैं उनमें तो इंफॉर्मेशन नहीं होती ना, उसमें तो सिर्फ आपको रिटर्न भरने के लिए कहा जाता है। तो अब क्या करें भाई, इंफॉर्मेशन वाला पार्ट तो रह गया, तो कोई जवाब कैसे देगा? तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, 30 दिन देते हैं गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को, कि 30 दिन के अंदर वो आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे। तो वो इंफॉर्मेशन प्लस वो 148 का नोटिस, दोनों को मिला के आप ये समझ लो 148A का नोटिस हो गया। फिर आपको रिप्लाई का हक है, तो वो क्लॉज सी में, तो आपको रिप्लाई के लिए 2 हफ्ते दे दिए जाएंगे, आप 2 हफ्ते में रिप्लाई दे देना। उसके बाद 148A का ये ऑर्डर कर देगा इसको करना है या नहीं करना है 148। उसके बाद नॉर्मल 148 का प्रोसीजर नया वाला चल जाएगा। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जो हमारे वकील खड़े हुए थे उन्होंने कहा साहब ये तो बहुत भारी अन्याय हो जाएगा, हमें टाइम लिमिट जो लिमिटेशंस दी हैं नए प्रोविजंस में, वो तो उसका तो फायदा दे दो। तो वेरी जेनरसली सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा
कि भाई जो लिमिटेशंस हैं नए प्रोविजन के हिसाब से, अमेंडेड प्रोविजंस के हिसाब से जो एसएससी की लिमिटेशंस बनती हैं उसका बेनिफिट इन्हें मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, आप ले लो। उसमें सेक्शन का भी जिक्र किया है, सेक्शन 149, क्योंकि 149 लिमिट प्रिस्क्राइब करता है कि इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ चीजें और हैं, जैसे 148 ए का क्लॉज ए तो गायब ही हो गया, सीधे बी पर आ गए। ए में इंक्वायरी कंडक्ट करनी होती है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक थोड़ी सी पता नहीं कुछ हमारे लिए नुकसान हो गया थोड़ा सा। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ऑर्डर में, मैं अभी ऑर्डर की ये दो चार लाइनें आपको पढ़ के भी दिखाऊंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये लिख दिया कि इंक्वायरी तो वैसे भी एओ का डिस्क्रिशन था कि वो करे या ना करे, क्योंकि मैं सेक्शन भी आपको पढ़ के बताऊंगी। उसमें लिखा है कि इंक्वायरी एओ शैल कंडक्ट इंक्वायरी कॉमा इफ रिक्वायर्ड कॉमा बाय द असेसिंग ऑफिसर, इस तरह से उसमें वर्ड यूज्ड है इफ रिक्वायर्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी व्याख्या ये करी कि वैसे भी तो डिस्क्रिशन था, इफ रिक्वायर्ड मतलब इसका अगर मन था तो कर ले, नहीं मन था तो मत करे। तो इन सारे केसेस में आप मान लो फॉर वन टाइम हम ये होल्ड कर रहे हैं कि किसी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, सीधा 148 ए का नोटिस मान लिया जाएगा। ये मोटा मोटी है कुछ चीजें। उसके बाद अब देखिए इतना बड़ा प्रोसीजर चेंज होकर इतने बड़े प्रोसीजर में कन्वर्ट हो गया। हाई को सुप्रीम कोर्ट ने ये 4 डायरेक्शंस दे दी। आर्टिकल 142 में जुरिस्डिक्शन लिया उन्होंने। देखिए आर्टिकल 142 की बात मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी यहाँ पे, मैंने शुरू में ही राजेश जी से कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में आज की डेट में बात करना टाइम वेस्ट करने वाली बात है। उसमें है डेफिनेटली कुछ खामियां हैं, जैसे हम कह ही सकते हैं खामियां हैं उसमें, और खास करके इसलिए कि हमें वो नुकसान कर रही हैं। लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट है, लॉ ऑफ लैंड है, और उन्होंने एक जगह ये भी लिखा है कि ये कंसेंसस के साथ कर रहे हैं। आई डोंट नो उसका क्या मतलब है, कि यहाँ पर जितनी दोनों पार्टीज के जितने भी वकील खड़े हैं उनसे हमने बातचीत करके ये कंसेंसस हो रही है, तो इसमें कोई रिव्यू के भी चांसेस नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप ये एक्सेप्ट कर लो कि ये तो आज की डेट में ये लॉ है, हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो ये इसका एक बैकग्राउंड है, ये इसकी वो है हिस्ट्री है। अब हम बढ़ते हैं आगे, जो मैं शुरू में भी कह रही थी। आई होप यहाँ तक वैसे तो किसी को कोई दिक्कत थी ही नहीं, ये सबने पढ़ा हुआ था, और मुझे लगा एक बार शुरुआत करने के लिए मैं बोल देती हूँ। अब आगे क्या करना है, देखिए जब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 30 दिन में आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 4 तारीख का था, 4 मई का, तो 2 जून तक आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होगी, ये सबके ऊपर एप्लीकेबल होगी। वो एप्लीकेबिलिटी मैं डिटेल में भी बता दूंगी। राजेश जी मैं थोड़ा सा कुछ शेयर करना चाहूंगी जरा इस ऑर्डर। हाँ आपको ऑलरेडी बना दिया पोस्ट में, कर सकते हो आप। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कैसे करूं। उसको पहले ओपन करके रखो ना मैम। एक मिनट मैं पहले उसको ओपन कर लूं। पहले ओपन कीजिएगा फिर उसको सेलेक्ट कीजिएगा। राजेश जी अब आ रहा है? यस मैम, यस। नेक्स्ट टाइप का बना हुआ होगा, ये भी साइड में आ रहा है क्या? ये नहीं बंद हो सकता क्या? चलो ऐसे ही चलते हैं। देखो मैं थोड़ी चीजों में ढीली हूँ। नहीं प्लीज ऐसे चलने दो, बंद हो जाएगा फिर पूरा। तो बंद हो जाएगा। देखिए ये हमने इस ये राजेश जी अगर जरूरत होगी आपको तो मैं ये डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप सबसे शेयर कर लीजिएगा। कुछ खास नहीं है, 2-4 चीजें जो मुझे आपको बतानी है वो इकट्ठी कर ली है एक ही डॉक्यूमेंट। ये ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी। शुरू में उन्होंने वो सब लिखा, सारे सेक्शन वैक्शन ये वो सारा लिखते लिखाते 3-4 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगी इसमें से, तो समझने में थोड़ा आसानी रहेगी। देखिए मैं ये पैरा 7 पढ़ रही हूँ। आई होप सब देख पा रहे हैं। Thus, the new provision substituted by the Finance Act 2021 being remedial and benevolent, ये इन्होंने ऊपर कुछ डिस्कशन किया था क्यों आई थी अमेंडमेंट, in nature and substituted with a specific aim and object to protect the rights and interests of the assessee as well as
and the same being in public interest, the respective high courts have rightly held that the benefit of these new provisions shall be made available in respect of the proceedings related to past assessment years provided under section 148, provided section 148 notices have been issued on or after 1st April 2021. We are in complete agreement with the view taken by the various high courts in holding so. मतलब मैं ये सिर्फ आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ कि जो कुछ हाई कोर्ट ने होल्ड करा था, सुप्रीम कोर्ट ने लीगली उसको माना है कि जो इन्होंने कहा है सही कहा है, और 1 अप्रैल से नए वाले प्रोविजंस ही लगने चाहिए, चाहे वो पुराने वाले ही असेसमेंट क्यों ना हो। उसके बाद मैं सिर्फ 2 सेंटेंस पढ़ूंगी इस पैराग्राफ से, पैराग्राफ 8 से। हाउएवर, देखिए यहाँ तक तो हाँ कर रहे हैं, उसके बाद वो कहते हैं however at the same time the judgments of the several high courts would result in no reassessment proceedings at all, even if the same are permissible under the Finance Act 2021 and as per substituted sections so and so, the revenue cannot be made remediless and the object and purpose of the reassessment proceeding cannot be frustrated. इसको आगे नहीं पढ़ूंगी। जो मैं पहले बता रही थी कि उन्होंने कहा कि भाई रेवेन्यू को ऐसे नहीं छोड़ सकते कि इतने 90,000, इन्होंने ऐसा कुछ फिगर दिया है कि 90,000 के करीब इस तरह के नोटिस इशू किए गए थे 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक। तो ऐसा नहीं हो सकता, 90,000 के 90,000 को ऐश हो जाएंगे, डेफिनेटली ऊपर होंगे या नीचे होंगे। तो उनका ये कहना था कि इनको रेमेडीलेस नहीं छोड़ा जा सकता, इनको भी तो कुछ रास्ता देना पड़ेगा। उसके बाद एक पैरा 9 मैं पढ़ना चाहूंगी, इसका फर्स्ट पार्ट। ये कहता है देयर इज अ ब्रॉड कंसेंसस, जो मैं अभी बता रही थी राजेश जी, कि ऐसा कुछ कहा जा रहा है कि वहां जो वकील खड़े हुए थे, देखिए अगर 90,000 में से 9,000 भी रिट्स गई हैं हाई कोर्ट्स में और 9,000 के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जाता है SLP में, तो कम से कम 500, 700, 1000 वकील तो होंगे ही। लेकिन अभी क्योंकि SLP गई नहीं थी तो सारे वकील वहां पर नहीं थे, सिर्फ 4-5 वकील थे। इनका कहना है देयर इज अ ब्रॉड कंसेंसस ऑन द एफोर्सेड एस्पेक्ट्स, ये ऊपर कुछ रिकमेंडेशंस थी, बाद में वो फाइनली आएगा। amongst the learned ASG appearing on behalf of the revenue and the learned senior advocates, learned counsel appearing on behalf of the respective assessees। तो यहाँ इन्होंने कंसेंसस की बात करी। अब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और जिसमें मैं थोड़ा टाइम लगाना चाहूंगी वो पैराग्राफ 10 में है, जो बेसिक उनकी डायरेक्शंस आ रही हैं कि किस तरह से अब असेसमेंट करनी है। In view of the above and for the reasons stated above, the present appeals are allowed in part. उन्होंने कहा partly allow कर रहे हैं। The impugned common judgments and orders passed by the High Court of Judicature at Allahabad in writ petition number so and so and other allied tax appeals petitions are hereby modified and substituted as under। अब हमें ये जो नीचे वाला जो इन्होंने रिकमेंडेशंस दी, डायरेक्शंस दिए हैं, ये हमें अच्छे से समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम वे अहेड की बात कर रहे हैं कि आगे हमें क्या करना है। तो अब हमें क्या जवाब देने हैं, क्या स्टैंड रखना है, क्या हमारा स्टैंड रहना चाहिए, किस तरह से हमें इश्यूज को डील करना है, वो हमें समझ आएगा। पहला वो कहते हैं द impugned section 148 notices issued to the respective assessees which were issued under unamended section 148 which were the subject matter of writ petitions before the various high courts shall be deemed to have been issued under section 148A of the IT Act। ये मैं बता चुकी हूँ, as substituted by Finance Act so and so। फिर आगे इन्होंने लिखा है or treated to be show cause notices in terms of section 148A clause B, small b। The assessing officer shall within 30 days from today provide to the respective assessees information and material relied upon by the revenue so that the assessee can reply to the show cause notices within 2 weeks thereafter। मतलब ये मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है तो 30 दिन में वो हमें इंफॉर्मेशन देंगे, 2 जून तक वो हमें इंफॉर्मेशन देंगे। जब वो हमें इंफॉर्मेशन देंगे उसके विदिन 2 वीक्स हमें उसका जवाब देना होगा। आगे सेकंड, ये फर्स्ट में ज्यादा कुछ मारामारी नहीं है। The requirement of conducting any inquiry, वो जो मैं स्मॉल a की बात कर रही थी ना, क्लॉज a जो है 148A में, इसमें इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसमें कुछ एक पेज है।
the requirement of conducting any inquiry if required with the prior approval of specified authority under section 148A, मतलब clause A of section 148A is hereby dispensed with as a one time measure, मतलब इस बार के लिए, हमेशा के लिए नहीं, vis-a-vis those notices which have been issued under section 148 of the unamended act from 1st April 2021 till date, आज अभी तो नहीं आ रहे, 30 जून तक ही आए थे, including those which have been quashed by the high courts. देखिए यहाँ तक तो समझ में आ रही है बात कि इंक्वायरी, क्योंकि इस बार हो नहीं सकती इंक्वायरी, तो इस बार के लिए हमने इंक्वायरी वेव कर दी। अब आगे का जो एक सेंटेंस है ना, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये सेंटेंस हमें आगे परेशान करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा इवन अदरवाइज, कह दिया कि एक बार के लिए वेव कर दिया, इवन अदरवाइज as observed herein above, holding any inquiry with the prior approval of specified authority is not mandatory, but it is of the concerned assessing officer to hold any inquiry if required. देखिए, जो मैं हमेशा बोलती थी सेमिनार्स में, ये सवाल बहुत आता था कि 148A के क्लॉज ए में इफ रिक्वायर्ड वाला वर्ड यूज है, तो लोग पूछते थे कि मैडम इफ रिक्वायर्ड का क्या मतलब है, मतलब एओ के पास डिस्क्रिशन है। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा पर्सनली ये व्यू था कि डिस्क्रिशन नहीं है, क्योंकि ऊपर वर्ड यूज्ड इज शैल, ही शैल डू, ये 1 2 3 4 जो भी था, तो शैल के बाद अगर इफ रिक्वायर्ड आ रहा है, तो मैं जब नीचे जाती हूँ उस सेक्शन में, तो एक प्रोवाइजो है जो ये कहता है कि सर्च वाले केसेस में ये जो क्लॉज ए है, इसकी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्च को अपने आप में ही इंक्वायरी माना जाएगा। एंड वेरी लॉजिकली सो, कि जब सर्च होगी तो अब कौन सी इंक्वायरी होनी है, सर्च से बड़ी तो कोई इंक्वायरी हो नहीं सकती। तो ये एक केस था जिसमें इंक्वायरी करने की जरूरत ही नहीं है, तो शायद इसलिए सेक्शन में कॉमा लगा कि इफ रिक्वायर्ड लिखा गया था, नहीं तो हम तो वकील है ना, हम बाद में सर्च में भी कहते कि इसने इंक्वायरी तो करी नहीं। मेरा ये व्यू था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको बिल्कुल क्लियरली लिख दिया, इवन अदरवाइज ऑब्जर्व्ड हियर इन अबव, होल्डिंग एनी इंक्वायरी विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी इज नॉट मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं है। अब इसमें एक सवाल आता है, लोगों का ये कहना आता है कि मैडम ये तो आर्टिकल 142 में बनाया गया ऑर्डर है, तो क्या ये एप्लीकेबल होगा, मतलब ये सेंटेंस की कुछ एप्लीकेबिलिटी रहेगी? मेरा मानना है रहेगी। तो आई अंडरस्टैंड 142 आर्टिकल 142 में बनाया है, तो इसकी कोई ऐसी कोई बाइंडिंग प्रेसिडेंस नहीं बनेगा, ये इसमें कंडीशन दी गई है, उन्हीं कंडीशंस में ये एप्लीकेबल होगा। बट द पॉइंट इज, जब सुप्रीम कोर्ट की एक इंटरप्रिटेशन आ गई एक सेंटेंस की, एक प्रोविजन की, बड़ी ही क्लियरली कि इट इज नॉट मैंडेटरी, तो आगे ये वाली कहानी भी रहेगी। क्योंकि हम तो ये मान के चल रहे थे ना कि इंक्वायरी अगर वो नहीं करता तो हम उससे कहेंगे तूने इंक्वायरी क्यों नहीं करी, और इस इशू को हम आगे तक रेज करेंगे कि भाई इसने इंक्वायरी तो करी नहीं, इसका मतलब इसने क्लॉज ए को सरपास कर दिया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया है कि इंक्वायरी मैंडेटरी नहीं है। दमीजा जी, एम आई राइट? एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर? आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। चलिए अब थर्ड पर आते हैं। यहाँ एक इशू ये आ गया, इसको याद रखिएगा। The assessing officer shall thereafter pass orders in terms of section 148AD in respect of each of the concerned assessees. Thereafter, after following the procedure as required under section 148A, may issue notice under section 148. इसमें there is no quarrel. ये बड़ी सिंपल सी बात कही है कि भाई ये हो जाएगा, जब 148A खत्म हो जाएगा उसका वो ऑर्डर बना देगा। ऑर्डर बनाने के बाद अगर उसको लगता है तो 148 का नोटिस इशू कर दे और ये साथ में ऑर्डर लगा दे, जो नॉर्मल प्रोसीजर है। In a way that tantamount to surpassing the laid down procedure kind of a thing. हाँ, क्योंकि उसमें ABCD बड़े अच्छे से क्लॉजेस अलग अलग दे रखे हैं, एंड दैट मेक सेंस। समझ में आती है बात कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आई, आपको उसकी इंक्वायरी करनी है, इंक्वायरी के बाद आपको लगा यार कुछ तो हौच पौच है, तब आप नोटिस देते हैं मुझे। अब लेकिन द वर्ड यूज्ड इज इफ रिक्वायर्ड, तो उसका जब दमीजा जी आपको ये तो मानना पड़ेगा कि जब उसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट में दे दी, तो अब आगे ये तो रहेगा ना, हमारे अगेंस्ट ही रहेगी ना ये वाली बात। हम ये नहीं, हमारे लिए कोई स्कोप रह नहीं जाता ना, उसको फिर हम इंटरप्रेट करें।
जो हमें ये उसको पढ़ के ये फील आती थी कि हम उससे पूछेंगे ना कि भाई साहब आप बताओ आपने क्या इंक्वायरी करी थी, आपने जो क्लॉज ए है उसके लिए क्या किया था वो तो बता दो मुझे, वो तो बता दो। अब तो वो कहेगा नहीं मुझे जरूरत ही नहीं लगी, मैंने नहीं करी, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताओ ये इंफॉर्मेशन है। तो ये थोड़ा सा परेशान करेगा। इसका थर्ड क्लॉज 3 बड़ा सिंपल है, कोई क्वारल नहीं है कि वो आगे नॉर्मल जो नया वाला सब अमेंडेड चलेगा, अनअमेंडेड अब कुछ नहीं चलेगा। अब 4 पर आते हैं जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं ऑल डिफेंसेस विच मे बी अवेलेबल टू द असेसी including those available under section 149 of the IT Act and all the rights and contentions which may be available to the concerned assessees and revenue under the Finance Act 2021 and in law shall continue to be available। यहाँ इन्होंने बड़ा ही बहुत ही कैटेगोरिकली ये कह दिया कि 149 में जो डिफेंसेस हैं वो आपको मिलेंगे, वो आपको अवेलेबल है, और 149 लिमिटेशन बताता है 148 नोटिस को इशू करने की। अब मैं उसी पर आना चाहूंगी क्योंकि वो थोड़ा वो ही इंपॉर्टेंट है, उसी से ही सारा ये इंस्ट्रक्शन इन्होंने बनाई है और हम सबके इंटरप्रिटेशन आ रहे हैं कि कौन सा खुल सकता है साल और किस सिचुएशन में खुल सकता है। लेकिन उससे पहले मैं इसकी एप्लीकेबिलिटी आपको बता दूं, ज्यादा नहीं 1 मिनट दूंगी सिर्फ। ये जितनी भी इस तरह से चलते हैं, मान लीजिए आपने हाई कोर्ट में रिट फाइल करी थी, आपको अलाउ हो गई थी, उसके ऊपर ये ऑर्डर एप्लीकेबल होगा। आपने रिट फाइल करी थी लेकिन अभी वो पेंडिंग है, उसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल होगा। आपने रिट फाइल ही नहीं करी थी लेकिन आपका नोटिस आया हुआ था, नीचे असेसमेंट पेंडिंग है, तो भी ये एप्लीकेबल होगा, क्योंकि इन्होंने बहुत कैटेगोरिकली लिखा है कि पैन इंडिया ये रहेगा। इसके अलावा एक सिचुएशन और आती है जो मेरे पास बहुत ये सवाल आता है कि सपोज कोई नोटिस मेरे पास पिछले साल 2021 में 1 अप्रैल से 30 जून के बीच में आया, 13, 14, 14, 15, 15, 16 कोई सा भी आया, और मैंने रिट नहीं फाइल करी, मैंने रीजंस मांगे, उसने रीजंस दे दिए या व्हाटएवर, उसने मेरी असेसमेंट कंप्लीट कर दी। वैसे हमें पता है कि जो भी 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स नोटिस आए हैं उनकी असेसमेंट की लास्ट डेट 23 है, 31 मार्च 2023। तो मेरी नजर में तो ऐसा कोई असेसमेंट हुआ नहीं, पर चलिए हाइपोथेटिकली भी ले लेते हैं कि कोई असेसमेंट हो गया, तो क्या उस केस में भी ये नोटिस दोबारा मतलब माना जाएगा 148A का? देखिए ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड हो सकता है, इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज हो सकते हैं। मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं अपना व्यू बता सकती हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर असेसमेंट ऑर्डर पास हो चुका है तो उसके ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होगा। उसकी जो मेरी समझ में उसके 2 रीजंस हैं। एक तो ये आर्टिकल 142 में बनाया गया, तो ये बड़ी स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में ही एप्लीकेबल होगा। जो नोटिसेस आए हुए थे वो बात अलग है, आई अंडरस्टैंड कि इसमें कहीं लिखा नहीं है कि जो पेंडिंग हो, लेकिन है क्योंकि पेंडिंग, तो जो पेंडिंग होंगे सिर्फ उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। और वैसे भी नोटिस हैव बीन कल्मिनेटेड इनटू असेसमेंट ऑर्डर्स, तो नोटिस की तो आज की डेट में कोई प्रेजेंस ही नहीं रहेगी ना, नोटिस रह ही नहीं गया। इसलिए मेरा ये मानना है कि जिन केसेस में अगर असेसमेंट हो चुकी है तो उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आती है 149 जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज के डिस्कशन में। हमने ये पढ़ लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने हमसे ये कहा है कि भाई 149 में जो भी लिमिटेशंस है आपको मिलेंगी, उसका जो भी फायदा होता है आपको मिलेगा। और लिमिटेशंस क्या है, मैं सेक्शन में बहुत ज्यादा पूरा सेक्शन नहीं पढ़ने वाली हूँ बिकॉज वो टाइम ज्यादा ले लेगा। मैं लेकिन बता चुकी हूँ कि 3 साल में खुलेंगे या 10 साल में खुलेंगे। 3 साल में कोई सा भी केस खुल सकता है और 10 साल में वो वाले केसेस खुलेंगे जिसमें इनकम एस्केपिंग असेसमेंट मोर देन 50 लाख रुपीज हो, रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एन एसेट। ठीक है, लेकिन अब देखिए इंस्ट्रक्शन पर आने से पहले एक चीज बताना चाहूंगी। मैं थोड़ा सा ना ये सेक्शन पूरा नहीं पढ़ूंगी, चलिए पढ़ देती हूँ, 4 लाइनें ही है, बात वही निकलेगी। ये सेक्शन कहता है नो नोटिस अंडर सेक्शन 148 शैल बी इशू। देखिए ये ध्यान रखिए, माइंड में बार बार ध्यान रखिए कि ये सेक्शन सिर्फ नोटिस अंडर सेक्शन 148 की डेडलाइंस देता है, 148A की नहीं। 148 ऑलवेज 148A ऑलवेज प्रीसीड्स 148, वो प्रोसीजर है, उसमें लिखा है कि वो 148
का नोटिस करने से पहले होगा वो वाला प्रोसीजर 148A। तो 149 सिर्फ 148 के नोटिस की टाइम लिमिट देता है और ये जो पुराने वाले नोटिसेस हैं 148 के जो 1 अप्रैल से 30 जून के बीच में आए थे वो सारे 148A में कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये लिमिटेशन उनके लिए नहीं दी गई है, ये लिमिटेशन उनके लिए दी गई है जो नोटिसेस अभी हमें आएंगे 148 के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मैंने पढ़ के बताया था आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये 148A का प्रोसीजर पूरा करके अगर वो चाहे तो 148 का नोटिस दे सकता है। तो इन एनी केस ये 2 जून के बाद आएंगे ये वाले नोटिसेस, ठीक है। चलिए, क्लॉज ए कहता है 149(1) का, इफ 3 years have elapsed from the end of the relevant assessment, जो मैंने कहा 3 साल में हो सकता है, unless the case falls under clause B। अगर आप बी में आते हैं तो नहीं हो सकता। If 3 years but not more than 10 years have elapsed from the end of the relevant assessment, वही 3 से 10, unless the assessing officer has, देखिए यहाँ की थोड़ी सी लैंग्वेज पे भी ध्यान दीजिएगा। ये सिंपली वो वाली बात नहीं कह रहा है कि इंफॉर्मेशन उसके बाद, वो कहता है उसके पास, असेसिंग ऑफिसर के पास। यहाँ 2 कंडीशंस आती हैं मेरे हिसाब से। पहली, द असेसिंग ऑफिसर हैज इन हिज पोजेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स, उसके पोजेशन में कोई किताबें या डॉक्यूमेंट्स हैं और एविडेंस है विच रिवील, जो ये बताता है, विच रिवील्स that the income chargeable to tax represented in the form of an asset। कि मैं 2 सिर्फ ऐसे पढ़ूंगी, ये 2 नहीं पढ़ूंगी क्योंकि ये फाइनेंस एक्ट 2022 में ऐड हुए थे, 21 में सिर्फ एसेट ही था। अभी मैं उस सवाल पर भी आऊंगी जो मेरे से बहुत पूछा जा रहा है, which has escaped assessments amount to or it's likely to amount to 50 lakh rupees or more, 50 लाख या उससे ज्यादा in the represented in the form of an asset। एक सवाल मेरे पास इन दिनों और भी आ रहा है, लोगों का ये कहना है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो केसेस अब ये खोलेंगे उसमें ये कहें कि भाई ये तो आपकी 50 लाख से ज्यादा की इनकम एस्केप हो गई है, विच इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एन एसेट, लेकिन एंट्री है किताबों में या एक्सपेंडिचर है, तो वो इन दोनों पर भी खोल दें क्योंकि एज ऑन डेट तो ये वाला लॉ लगता है। मेरा मानना है नहीं, और ये चीजें ना आप नोट कर लो, क्योंकि ये जो मानना वानना मैं बता रही हूँ ना, बेशक मेरा व्यू है, लेकिन जब हम जवाब बनाएंगे तो किसी का भी व्यू डाल सकते हो ना। जवाब में तो हमें बेसिकली ऑब्जेक्शन डालनी है, जब वो हमें इंफॉर्मेशन देगा तो हमें रिप्लाई देना है और हमें उसकी गलतियां बतानी है और हमें अपना व्यू रखना है। तो उसमें हम, अगर वो ये कहता है कि देखो मैं 10 साल वाले उस प्रोविजन में आपका खोल रहा हूँ क्योंकि आपकी इनकम एस्केपिंग असेसमेंट इज मोर देन 50 लाख रुपीज रिप्रेजेंटेड नॉट इन द फॉर्म ऑफ एन एसेट बट there was some expenditure to that extent, तो आप उसका ऑब्जेक्शन रेज करेंगे कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने तो फाइनेंस एक्ट 2021 की बात करी थी, 22 की बात नहीं करी थी। मैं इसके, क्योंकि मैं दोनों तरफ की बातें हम सोचकर चलते हैं जब केस कराते हैं, तो इसके अगेंस्ट एक आर्गुमेंट आ सकता है डिपार्टमेंट का। अगर आपने पढ़ा हो तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनेंस एक्ट 2021 एंड इन लॉ भी लिखा है, तो इस इन लॉ का मीनिंग शायद ये लगाया जाए, लेकिन आप अपना स्टैंड यही रखिए कि बात सिर्फ फाइनेंस एक्ट 2021 के प्रोविजंस की थी, 22 की नहीं थी, तो ये नहीं लगेगा। चलिए, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये फर्स्ट प्रोवाइजो, इसको शायद मुझे 2-3 दफा पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए। प्रोवाइडेड दैट no notice under section 148 shall be issued at any time in a case for the relevant assessment year beginning on or before 1st April 2021। मतलब 2021-22 से पहले का कोई भी असेसमेंट ईयर है तो उसका, मैं हिंदी करके बता रही हूँ, उसका नोटिस 148 का किसी भी टाइम इशू नहीं हो सकता। इफ नोटिस अंडर सेक्शन 148, ये 153A और C में छोड़ रही हूँ क्योंकि ये 22 में आया था और वैसे भी सिंपल हो जाएगा समझने में। अंडर सेक्शन 148 could not have been issued at that time on account of being beyond the time limit specified under the provisions of clause B of subsection 1 of this section, और ये 153A और C मैं फिर छोड़ रही हूँ, as they stood immediately before the commencement of the Finance Act 2021। ये 6 साल वाली लिमिट की बात करता है।
तो इसका ये कहना है कि किसी भी असेसमेंट ईयर जो 21-22 से पहले का होगा उसका 148 का नोटिस इशू नहीं हो सकता if that notice could not have been issued in within 6 years period at that time. The words used are at that time. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, at that time. अब एक्चुअली क्या हो रहा है, जब हम अपना व्यू बना रहे हैं कि कौन कौन से साल खुल सकते हैं, कौन कौन से साल नहीं खुल सकते, तो धमीजा जी जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो एट दैट टाइम है ना, ये बड़ा रेलेवेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको मैं फिर से पढ़ूंगी, नो नोटिस, इसको थोड़ा छोड़ के पढ़ूंगी कुछ वर्ड्स। नो नोटिस अंडर सेक्शन 148 shall be issued at any time in a case for the relevant assessment year before 21-22 if the notice under section 148 could not have been issued at that time on account of being beyond 6 years limit. मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, मतलब कोई भी नोटिस 148 का 21-22 से पहले नहीं आ सकता अगर एट दैट टाइम, मैं वही वर्ड यूज कर रही हूँ, मैं हिंदी भी नहीं बोल रही हूँ, एट दैट टाइम। सेक्शन कहता है अगर एट दैट टाइम वो 6 साल से बाहर हो चुका है तो। अब इस एट दैट टाइम का क्या मतलब है? देखिए, इसमें दो तरह के व्यूज आ रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि एट दैट टाइम का मतलब है 1 अप्रैल 2021, ठीक है, और कुछ लोगों का ये कहना है एट दैट टाइम का मतलब है कि जिस टाइम असेसिंग ऑफिसर वो नोटिस इशू करना चाहता है। Am I making myself clear? मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ, अदरवाइज थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। सपोज असेसमेंट ईयर 13-14 की हम बात करते हैं, हाँ? तो ये असेसमेंट ईयर 21-22 से पहले का है। असेसिंग ऑफिसर का मन करता है कि वो 1 अप्रैल 2022 को उसके पास कुछ कागज वागज आते हैं इस साल के, तो वो कहता है मैं इस साल को यहाँ खोलना चाहता हूँ। तो दो व्यूज आ रहे हैं। पहला वाला व्यू ये कहता है कि आप देख लो 1 अप्रैल 2021 को ये खुल सकता है या नहीं। आई एम सॉरी, मेरे को अपना एग्जाम्पल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। 2013-14 की ही बात करते हैं। हाँ, असेसिंग ऑफिसर को 30 जून 2022 को कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, उसका मन करता है कि इस केस को वो अब खोल दे। तो दो व्यूज जो आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि 13-14 को एज पर दिस प्रोवाइजो आप चेक कर लो, पहला व्यू कि 1 अप्रैल 2021 को ये 6 साल से बाहर था या नहीं, ठीक है। और दूसरा व्यू ये कहता है कि आप 30/6/2022 को चेक कर लो कि ये 6 साल से बाहर था या नहीं। तो क्योंकि ये 13-14 है तो ये तो 21 में भी बाहर था, 22 में भी बाहर था। अब मैं इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करती हूँ। सपोज 2016-17 का केस है और असेसिंग ऑफिसर के पास 30 जून 2022 को या आज की डेट में समझ लीजिए कोई इंफॉर्मेशन आई है, उसको लगता है कि इसका नोटिस जाना चाहिए 148 का। तो दो व्यूज क्या कहते हैं। पहला व्यू कहता है कि 16-17 की एप्लीकेबिलिटी देखो आप 1 अप्रैल 2021 को, क्या यह 6 साल से बाहर हो गया। दूसरा व्यू ये कहता है कि 30/6/2022 को जिस दिन उसे नोटिस इशू करना है उस दिन देखो, ठीक है। तो पहला व्यू तो क्योंकि 17 है, 2016-17 है और हमें एप्लीकेबिलिटी 1 अप्रैल 2021 को देखनी है और 17 के 6 साल खत्म होते हैं 23 में, ठीक है। तो पहले व्यू के हिसाब से तो ये एप्लीकेबल हो गया, इसको 10 साल तक खोल लो, मतलब 16-17 है तो 2027 तक इसको खोल लो अगर 50 लाख और वो सब कंडीशंस फुलफिल करता है। मैं यहाँ फिर अपना एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज करूंगी दूसरा व्यू समझाने के लिए। 16-17 के लिए सपोज असेसिंग ऑफिसर के पास 30/6/2023 को कोई इंफॉर्मेशन आती है और वो कहता है मुझे नोटिस इशू करना है। दूसरा व्यू जो है वो ये कहता है कि 16-17 की एप्लीकेबिलिटी 6 साल वाले प्रोविजन में आप इस डेट को देखिए जिस डेट को वो 148 नोटिस इशू करना चाह रहा है, यानी 30/6/2023 को। मेरे हिसाब से 16-17 का तो क्योंकि 6 साल लगाओगे तो वो 31 मार्च 2023 को खत्म हो जाएगा, तो 30/6/2023 को वो इशू नहीं कर सकता। ये दो व्यूज आ रहे हैं। धमीजा जी मैं क्लियर हूँ या एक एग्जाम्पल और दूं? एक और दीजिए। आगे मेरी मतलब बीच में 13-14 के बाद 16-17 लिए ना, 14-15 को लो।
मेरा ख्याल है। 15 में मेरी बात नहीं बनेगी ना, वो तो 21 में खत्म हो जाएगा। 21 के बाद का एक एग्जाम्पल लेना चाह रही हूँ। बेनिफिट ऑफ द मेंबर्स वो कंटिन्यूटी से क्लियर हो जाएगा। तो फिर मैं अपनी टेबल दिखाती हूँ आपको। नीचे वो टेबल आपने जो पहले भेजी थी ना, उस टेबल को दिखाओ आप। हाँ, टेबल है इसमें। आपने एक टेबल भेजा था हमें। Yes, that table is here in this document only. हाँ जी। मैं वो दिखा रही हूँ, उसको डिस्कस करते हैं। मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कंफ्यूजन सा हो जाए। ये वो टेबल दिखा के ना अब इसे एक्सप्लेन कीजिए। नहीं, पहले मैं ये तो बता दूं कि मेरा व्यू कौन सा है। मैंने 2 व्यू तो बता दिए राजेश जी। मेरा व्यू दूसरा वाला है। मेरा व्यू, अब मैं बहुत शुद्ध शब्दों में ये बताना चाहूंगी कि मेरा व्यू ये कहता है कि 1/4/2021 के बाद जो भी असेसमेंट है, 21-22 या उसके बाद का कोई भी असेसमेंट ईयर, अगर असेसिंग ऑफिसर नए रिजीम में खोलना चाहता है तो जिस दिन उसको 148 का नोटिस देना है, उसको उस दिन देखना पड़ेगा कि उस साल के 6 साल पूरे हो गए या नहीं। अगर पूरे हो चुके तो वो नहीं दे सकता। Am I clear? मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में बोला है मैंने। ये मेरा व्यू है। जबकि बहुत सारे वकीलों का ये व्यू आ रहा है कि 21-22 या उसके बाद के किसी असेसमेंट ईयर में, किसी पुराने असेसमेंट ईयर को अगर खोलना है तो आपको 1 अप्रैल 2021 को उसकी एलिजिबिलिटी देखनी पड़ेगी 6 साल वाली। Am I clear? धमीजा साहब, डिफरेंस तो समझ आ रहा है ना दोनों व्यूज में, या फिर से बोलूं? आप म्यूट हैं। चलिए अब एक एक करके चलते हैं। 2013-14 मैं पूरी टेबल को बाद में समझाऊंगी, पहले ये लिमिटेशन समझा देती हूँ मैं। भाई 149 का प्रोवाइजो 6 साल के लिमिटेशन की बात करता है, क्योंकि उसने कहा है जो क्लॉज बी में जो लिमिट दी थी वो पुराने रिजीम में वो 6 साल वाली, ठीक है, ज्यादा उसमें मारामारी करने की जरूरत है, बहुत क्लियरली लिखा। तो 2013-14 मेरे हिसाब से, अब मैं नए प्रोविजन लगा रही हूँ, मैं पुराने नहीं लगा रही हूँ धमीजा जी, क्योंकि अमेंडेड सेक्शन 149 में एक प्रोवाइजो है जो ये कहता है कि 6 साल की लिमिट आपको देखनी पड़ेगी पुराने सालों के लिए, नए सालों की बात नहीं कर रही। तो 13-14 में अगर मैं 6 की लिमिट बनाती हूँ, असेसमेंट ईयर्स हैं, तो 14 में 6 ऐड कर दो, इसकी लिमिटेशन हो गई 31 मार्च 2020, ठीक है। अगर मैं टोला भी लगाती हूँ, क्योंकि ये टोला वाले पीरियड में आता है, 20 मार्च 2020 से 31 मार्च 2021 तक टोला था, हमें पता है, तो भी इसकी लिमिटेशन आती है 30/6/2021, ठीक है। तो अगर पहला वाला व्यू लेते हैं तो वो कहते हैं 1 अप्रैल 2021 को आप इसकी एप्लीकेबिलिटी देख लो, ये एलिजिबल है या नहीं है। तो उनके हिसाब से तो ये एलिजिबल हो गया, और इसी तरह से वो इंस्ट्रक्शंस बनाई गई हैं। चलो उसकी बात बाद में करेंगे। अब 14-15 पे आते हैं धमीजा जी। अब मैं ठीक चल रही हूँ सीरियटम में? करेक्ट है ना। अब 14-15 की बात करते हैं। इसमें 6 ऐड कर दिए 31/3/2021, और अगर टोला भी लगा दो तो 30/6/2021। चलिए अब इन्हीं दोनों सालों की बात पहले करते हैं। अब 3 साल का रिजीम है, एक 10 साल का रिजीम है, ठीक है। 3 साल में 13-14 खुल सकता था 2017 तक, ठीक है, 17 तक खुल सकता था। वैसे भी इसकी लिमिट 30/6/2021 तक की थी, तो 3 साल में ये नहीं खुल सकता। ओके फाइन। जो मेरा वाला व्यू है, मेरे हिसाब से, क्योंकि ये 13-14 था और 6 साल इसके 31 मार्च 2020 को या 30/6/2021 को खत्म हो गए, जो कि डेट जा चुकी है। अब तो इन एनी केस 2 जून के बाद आएगा आपका नोटिस 148 का, तो आ ही नहीं सकता 10 साल में भी, क्योंकि 149 का जो प्रोवाइजर है उससे ये बाहर हो गया। ये मेरा वाला व्यू है तमीजा जी। अब मैं दोबारा बताती हूँ 14-15, उससे शायद थोड़ी सी क्लैरिटी आए। 14-15 में जब 6 ऐड करते हैं तो 31/3/21 आता है, टोला भी लगा दो तो 30/6/21 आता है, और अब जो नोटिस आएगा वो हर हालत में 2 जून के बाद आएगा। तो ये तो खत्म हो गए, ये तो आ ही नहीं सकते, ये तो एक्सपायर्ड, ठीक है। ये 3 में भी नहीं आ सकते, 10 में भी नहीं आ सकते। इंस्ट्रक्शन कुछ और कह रही है, वो मैं बाद में बताऊंगी। ये हमारा विश्लेषण आ रहा है। अब आते हैं 15-16। मैडम, even escaped income is more than 50 lakhs.
हाँ 2 साल में तो हो ही नहीं सकता ना किसी भी हालत में, यस यस ठीक है। अब इसी आते लैक्स वाली राजेश जी वो 10 साल वाली है ना। जी सर जी, बिल्कुल ठीक है। यही तो कॉन्ट्राडिक्शन है थोड़ा सा। 15-16 में, 13-14, 14-15 में तो पूरी कंसेंसस है, सारे वकील मान रहे हैं ये नहीं हो सकता, ठीक है। इवन इंस्ट्रक्शंस में भी मान लिया गया कि ये नहीं हो सकता। 15-16 में थोड़ा सा पेच है। 15-16 में जब मैं 6 ऐड करती हूँ तो वो आता है 31 मार्च 2022। जो मेरा वाला सेकंड व्यू है उसके हिसाब से मैं वहीं स्टॉप लगा देती हूँ कि 31 मार्च 2022 के बाद ये असेसमेंट हो ही नहीं सकती, नोटिस आ ही नहीं सकता, 3 में 10 में किसी में भी नहीं आ सकता, 31/3/2022 के बाद। और हमारा तो इस केस में हर हालत में 2 जून 2022 के बाद ही आएगा नोटिस, उससे पहले आ ही नहीं सकता। तो मैंने तो इसे 3 से भी बाहर कर दिया, 10 से भी बाहर कर दिया, लेकिन बहुत सारे वकीलों का, बड़े बड़े लर्नड वकीलों का ये कहना है, इसलिए मैं उसको नकार नहीं सकती क्योंकि ये व्यू है, मैं जज नहीं हूँ, वो भी जज नहीं है, सब अपना अपना व्यू रखते हैं। मेरे साथ भी हैं कुछ लोग, उनका ये कहना है कि 15-16 की एप्लीकेबिलिटी कैसे देखी जाएगी कि जिस दिन 1 अप्रैल 2021 को क्या ये जिंदा था? ये डेफिनेटली जिंदा था क्योंकि मैंने फर्स्ट कॉलम में लिखा है ना 31 मार्च 2022 को मरता है ये पुराने प्रोविजन के हिसाब से। इसका मतलब 1 अप्रैल 2021 को तो ये जिंदा था, ठीक है। तो इसकी असेसमेंट तो हो सकती है, इसका नोटिस तो आ सकता है 3 में या 10 में, 3 और 10 वही रहेंगे। अब 16 में अगर 3 ऐड करते हैं तो 19 तो निकल चुका, तो 3 में तो ये नहीं आएगा। 10 ऐड करते हैं तो 26 होता है, तो उनके हिसाब से यहाँ ये आ सकता है। यहां से थोड़ी क्लैरिटी आनी चाहिए। एक बार फिर से बताती हूँ, दमीजा जी ध्यान दीजिएगा, राजेश जी 15-16 की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। 15-16 का में अगर 6 ऐड करते हैं तो 31 मार्च 2022 को वो खत्म होता है, इसमें टोला बोला कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें वो कंफ्यूजन भी नहीं अराइज होता। अब जो फर्स्ट व्यू है, फर्स्ट व्यू ये कहता है कि जिस दिन असेसिंग ऑफिसर को फील आती है कि इसका 148 करना है, मैं सिर्फ 15-16 की बात कर रही हूँ अभी, जिस दिन उसको नोटिस इशू करना है उस दिन वो ये चेक कर ले कि क्या ये 1 अप्रैल 2021 को अलाइव था, क्योंकि ये 31 मार्च 2022 को डेड हो रहा है, इसका मतलब ये 1 अप्रैल 2021 को तो अलाइव था, ठीक है। तो उनके हिसाब से ये नोटिस तो आ सकते हैं। अब देख लो 3 में आ सकता है या 10 में आ सकता है। 3 में आ नहीं सकता क्योंकि 19 तो निकल गया, 10 में आ सकता है क्योंकि ये 26 तक आ सकता है, ठीक है। दमीजा जी आगे बढ़ू, 15-16 में ही दूसरा व्यू बताऊं? मैं क्यों लिख रही हूँ, ये मेरा व्यू है। मेरा ये कहना है कि 15-16 की टाइम लिमिट तो 22 में खत्म होती है, ओके फाइन, लेकिन मेरा ये भी कहना है कि इसके बाद जब भी मतलब 1 अप्रैल 21 के बाद जब भी असेसिंग ऑफिसर 148 का नोटिस इस असेसमेंट एरिया में देना चाहेगा, तो जिस दिन वो नोटिस देगा उस दिन 6 साल से अगर ज्यादा हो गए तो ये मर गया, फिर इसको रिवाइव नहीं कर सकते। अब उसको जब मैं लगाती हूँ तो ये तो 22 में खत्म हो गया और हमारा नोटिस तो हर हालत में 2 जून के बाद आएगा, ये 31 मार्च 2022 को बंद हो गया, इसलिए मैंने इसको NA कर दिया। मेरे हिसाब से ये भी नहीं आ सकता, ठीक है। दमीजा जी मैं नहीं, हम आपके व्यू को मान रहे हैं भाई। आप तो इसलिए मानेंगे कि वो आपको फायदा कर रहा है, 1 साल और बाद निकाल, सबको फायदा कर रहा है। 1 साल और निकाल रही हूँ ना मैं। इसलिए देखो मेरी फ्रेंडली एडवाइस सबको ये है कि जब भी आप ऑब्जेक्शन बनाएं, जब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आप रिप्लाई देंगे ना, रिप्लाई बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्शन नहीं बोलते, तो उस रिप्लाई में मेरा वाला व्यू भी उठा लो ना, वो उसका काम है, वो रिजेक्ट करेगा इसको, आपको तो फायदा ही कर रहा है ना। वो तो मैडम हम इन एनी व्यू ऑफ द मैटर वो तो लेने ही लेना है। हाँ, yes, वो तो as far as the ground which we have to take for that period has expired, वो तो लेंगे ही लेंगे, लेना ही and लेना we है। should take it in all respects। मैंने लेकिन आपको अब सवाल ये है कि उसकी सैंक्टिटी कितनी है। नहीं देखो, मैं अभी आती हूँ उस पर भी, मैं आपको लीगैलिटी भी बताऊंगी कि इंस्ट्रक्शन, उसकी लीगैलिटी भी बताने वाली हूँ मैं आपको, डोंट वरी। अब थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए दोनों व्यूज अगला साल और ले लेते हैं, सिर्फ 1 साल और लूंगी, 16-17। मेरे हिसाब से 16-17 खत्म हो गया 2023, ठीक है। तो
क्योंकि इसका तो 20 में होता है 3 साल, तो 3 साल में 31/3/2020 तक हो सकता था, तो वो अब हो नहीं सकता 3 साल वाले प्रोविजन, ठीक है। और जो 10 साल वाला प्रोविजन है मेरे हिसाब से, जो मैंने सेकंड व्यू बताया, अगर आप फर्स्ट व्यू में जाते हैं, मैं फर्स्ट व्यू भी बताती हूँ, 16-17 कर रहे हैं ना, हाँ 16-17 में फर्स्ट व्यू ये कहता है कि 16-17 1 अप्रैल 2021 को अलाइव था, तो इसमें 3 और 10 दोनों लग सकते हैं, प्रोवाइडेड की टाइम आपको परमिट करता है। 3 साल वाला टाइम तो परमिट नहीं करता क्योंकि वो तो 20 में खत्म हो गया, लेकिन 10 साल वाला करता है, तो उनका ये कहना है कि इसको 27 तक खोल लो, 2027 तक। लेकिन मेरा जो व्यू है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो कहता तो है खोल लो, लेकिन वो ये कहता है कि क्योंकि जिस दिन आपने नोटिस इशू करना है उस दिन 6 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो ये खोल लो 10 साल वाले प्रोविजन में, लेकिन सिर्फ 2023 तक, 31 मार्च 2023 तक, 16-17 को, Not beyond that. है ना। अब क्लैरिटी आई ना धमीजा जी, फिर से बोलूं? Correct. हाँ जी, हाँ जी। 16-17 को फिर से बोलती हूँ, बाकी आगे वाले सारे वही हैं। तो इसका मतलब जो वैसे देखा जाए आपके व्यू पॉइंट से भी, तो मेजर जो कंट्राडिक्शन या पेच है वो 15-16 में, बिल्कुल 15-16 में ही है। जो मैं दूसरा वाला व्यू बता रही हूँ जो मेरा नहीं है, उसमें यह कहा जा रहा है कि 15-16 वाले केसेस 3 साल में नहीं खुल सकते, 10 साल में खुल सकते। मतलब अगर 50 से ज्यादा रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एन एसेट है तो खुल सकते, मेरा कहना है नहीं खुल सकते। अब एक बार 16-17 और बताऊंगी, फिर इसके बारे में कुछ लीगैलिटी और बताना चाहूंगी। 16-17 इसके 6 साल खत्म होते हैं 23 में। पहले वाले व्यू में जाते हैं, जो कहता है ये 1 अप्रैल 2021 को अलाइव था, यस इट वाज अलाइव, तो वो कहते हैं कुछ भी लगा दो, 3 भी लगा दो, 10 भी लगा दो, इफ टाइम परमिट्स। क्योंकि 17 है, 3 ऐड करते हैं तो 20 में आता है, और 20 में आने पर आप 20 तो निकल चुका, तो 3 साल वाला नहीं हो सकता। लेकिन 10 ऐड करते हैं तो 27 आता है, ये 27 आता है, तो उनका कहना है 27 तक खोल लो। मेरा व्यू यहाँ थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर देता है। मेरा व्यू ये कहता है कि जिस दिन मेरे असेसिंग ऑफिसर को नोटिस इशू करना है उस दिन 6 साल से अगर ज्यादा हो गए तो इनको बाहर कर दो। क्यों बाहर कर दो? बाहर कर दो का मतलब, अब क्योंकि 23 तक है, अभी तो 22 चल रहा है, तो मेरा कहना है इसको खोल दो 10 साल में, 3 साल में तो ये खुल नहीं सकता, 10 साल में खोल दो। अगर इसकी कंडीशंस फुलफिल करता है तो ओनली अप टू 2023, क्योंकि 2024 में जाते ही ये 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे। अब ये मेरा व्यू क्यों है धमीजा जी, अगर ये क्लैरिटी हो राजेश जी, तो मैं इसकी 2-3 रीजन बता दूं कि मैंने ये व्यू क्यों बनाया। देखिए, पहली बात तो ये कि ये ग्रैंडफादरिंग प्रोविजन है। आपको पता है ग्रैंडफादरिंग इसलिए आते हैं कि भाई ट्रांजिटरी फेज में पुराने वाले लोगों को दिक्कत ना हो, जो पुराने साल चले आ रहे हैं ऐसा ना हो कि उसमें कोई दिक्कत हो। क्योंकि मेरे से बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा कि भाई अब तक तो हम किताबें 7 साल तक ही रखते थे, अब हम 11 साल तक रखें। डेफिनेटली 11 साल तक रखनी पड़ेंगी, लेकिन वो साल जिनके 7 साल हो चुके, आपने 7 साल का मन बनाया था, क्या आप उनको 11 साल तक रख सकते हो अगर आप उनको पहले ही डिस्ट्रॉय कर चुके हो? ये एक थोड़ा सा बचकाना सा वो है, रीजनिंग है। अब मैं असली रीजन पर आती हूँ। देखिए, एक इनका खुद का एक नोटिफिकेशन आया था, ये नहीं, ये 10 दिसंबर 2021 को एक इंस्ट्रक्शन आई थी इनकी। राजेश जी कुछ हैंड्स रेज हो रहे हैं, इनको सबको बाद में लेंगे, नहीं तो मेरा थोड़ा फ्लो बिगड़ जाएगा। नहीं, बाद में लेंगे, सबको बाद में लेंगे। कंटिन्यू करें प्लीज। हाँ, ये एक इंस्ट्रक्शन आई थी इनकी 10 दिसंबर 2021, जरा डेट पर ध्यान दीजिएगा। ये आई थी 10 दिसंबर 2021 को। मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूंगी, ये असेसिंग ऑफिसर्स को कोई इंस्ट्रक्शंस दी गई थी। ये जो पैरा 3 है मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RMS, द CBDT एंड एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर्स अंडर सेक्शन 119 डायरेक्ट्स, अब ये असेसिंग ऑफिसर को डायरेक्शन दे रहे हैं, that assessing officer shall identify the following category of information pertaining to assessment year 2015-16 और 18-19।
15, 16 and 18, 19, which may require action under section 148 for uploading of verification report upload functionality on Insight portal. मैं आगे नहीं जा रही क्योंकि उसकी इतनी रेलेवेंस नहीं। देखो, इन्होंने दिसंबर 2021 में कहा, ये दिसंबर का है नोटिफिकेशन, जिसमें इन्होंने असेसिंग ऑफिसर्स को कहा कि भाई साहब ये 15, 16 और 18, 19 को जल्दी से डाल दो, क्योंकि आपको पता है नए रिजीम में, जैसे मैंने शुरू में बताया था, कि सिर्फ दो ही तरह से इंफॉर्मेशन आएगी, या तो ऑडिट ऑब्जेक्शन आएगा या आरएमएस करेगी फ्लैग। अब जब आरएमएस फ्लैग करेगी तो वो सब कंप्यूटर में जब ये डालेंगे इनसाइट पोर्टल पर, तभी वो आरएमएस फ्लैग मानी जाती है। फ्लैग वर्ड वैसे भी इन्होंने 2022 में हटा दिया, उसकी क्या रेलेवेंस है मुझे नहीं पता। तो इन्होंने ये 2 साल कहे कि ये टाइम बारिंग हो जाएंगे, इनकी जल्दी से डाल दो। दिसंबर 2021 में कहा, इसका मतलब इनके हिसाब से, सीबीडीटी के हिसाब से 15, 16 और 18, 19 31 मार्च 2022 को खत्म हो रहे हैं। धमीजा जी ध्यान दीजिएगा, 15, 16 और 18, 19 2022 में खत्म हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? देखिए, 18, 19 तो बड़ा क्लियर है कि भाई 3 साल वाले रिजीम में अगर वो 50 लाख से कम वाला है तो 3 साल में ये 31 मार्च 2022 को खत्म हो जाएगा। इट विल बी ओवर। हाँ, इट विल बी ओवर। तो उनको लगा भाई छोटे केसेस रह ना जाएं, टाइम बारिंग हो जाएगा, तो इन पर मेहनत कर लो पहले। वाई 15, 16? 15, 16 में ऐसी क्या मुसीबत आ रही है भाई? 15, 16 के 3 साल तो निकल चुके, अब तो 10 ही की बात हो रही होगी, और 10 तो 26 तक चलेगा अगर पहला व्यू लिया जाए। यहाँ दे प्रूव माय ओपिनियन राइट। वो कहते हैं 16 में 6 ऐड करो तो 31 मार्च 2022 को 15, 16 खत्म हो जाएगा। हाँ, है ना? ये आपने चीज बड़ी जबरदस्त पकड़ी है। हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ ना कि 15, 16 में 6 ऐड करते हैं तो वो 31 मार्च 2022 को खत्म हो जाता है। लेकिन वो फर्स्ट व्यू लेते हैं तो 22 को खत्म हो जाता है, जरूर है 6 साल में, लेकिन 1 अप्रैल 2021 को अलाइव है तो उसको खोल दो भाई 26 तक। तो क्या जल्दी थी इसकी? एक तो यहां से क्लू मिला हमें, ठीक है, और एक मैंने जो बताया ग्रैंडफादरिंग प्रोविजन है। मेरी जब रात को सोते सोते दिमाग में कुछ चीजें आती हैं, तो धमीजा जी, राजेश जी, आप जितने भी और भी लोग बैठे हैं, सभी इस बात को मानेंगे कि इट इज अ सेटल्ड लॉ। ये सेटल्ड लॉ है कि प्रोसीजरल लॉ जिस दिन आ जाता है उस दिन आ जाता है, और जितने भी पुराने प्रोविजंस होते हैं वो वहां खत्म हो जाते हैं, और जो चीज पहले डेड हो चुकी है, मर चुकी है, वो कंटिन्यू नहीं हो सकती। उसमें बहुत सारे जजमेंट है, मैंने कुछ लिखे भी थे। एसएस गाडगिल है सुप्रीम कोर्ट का, जो लैंडमार्क जजमेंट है, वो शायद बच्चे भी पढ़ते होंगे उसको, जिसमें उन्होंने लिखा कि जिस दिन अमेंडमेंट आई है उससे पहले अगर कोई चीज मर चुकी है तो उसको आप अमेंडमेंट से लाइव नहीं कर सकते। जब वो 16 साल वाला प्रोविजन आया था, दमीजा जी, दिल्ली हाईकोर्ट में इतने सारे केसेस करवाए गए हैं, हमने भी करवाए थे। जब वो फॉरेन एसेट्स पर आया था ना 16 साल वाला, उन्होंने पीछे के सारे 16 साल खोल दिए। तो हमने कहा भाई जो मर चुके हैं, जो जिनके 6 साल खत्म ही हो चुके हैं, उनको खोलने की क्या जरूरत है? तो मेरा तो वैसे आपके खत्म ओवर हो गए। हाँ, एंड इट इज अ सेटल्ड लॉ। मेरा ये मानना है कि ये तो सेटल्ड लॉ है, तो इसको प्रोवाइजो में डालने की क्या जरूरत थी? अगर यही मीनिंग लगाना है तो, जो फर्स्ट व्यू वाला मीनिंग अगर लगाते हैं, तो इस प्रोवाइजो की जरूरत नहीं थी। ये प्रोवाइजो ग्रैंडफादरिंग प्रोविजन है, जो ये कहता है कि पिछले सालों को 6 ही साल में खोला जाएगा, 6 ही साल के अंदर खोला जाएगा, 3 साल में या 10 साल। तो ये मैंने अपने व्यू के फेवर में 2-3 बातें बता दी हैं। आप चाहो तो नोट कर लो, जब भी आप उसके ऑब्जेक्शंस फाइल करो, ये लीजिएगा जरूर। और ये टेबल भी मैंने क्लियर कर दी। अब 1-2 चीजें और मैं बहुत इंपॉर्टेंट वाली बताना चाहूंगी, जो शायद हमको प्रैक्टिकली फायदा कर जाएंगी। देखिए, ये एक लेटर था, ये सबके पास है, व्हाट्सएप ग्रुप में खूब घूम रहा था। इनकम टैक्स गजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन ने सीबीडीटी को लिखा था कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट तो आ गया, हमें नहीं समझ में आ रहा, अब हम क्या करें, हमें इन सवालों का जवाब दो, तब हम शुरू करें। आई होप सबके पास, मुझे पता है ये सबके पास है ये, क्योंकि व्हाट्सएप में घूम रहा था। इसमें 1-2 चीजें मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग मिली। देखिए, ये जो पॉइंट, ये ऑफिसर्स खुद पूछ रहे हैं सीबीडीटी से। इनका कहना है, राजेश जी ध्यान दीजिए ये क्या कह रहे हैं,
ये कह रहे हैं ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टू 30 जून 2021, जिसमें ये वाले सारे नोटिसेस इशू हुए थे. Notices were issued based on information from 4 sources. 4 sources थे इनके पास. From other AOs, from other agencies, from investigation wing and inside portal. मतलब 4 तरह से 4 इंफॉर्मेशन थी, चारों पर इन्होंने खोल रखे. Other than ये देखिए खुद कह रहे हैं ऑफिसर्स, other than information received from inside portal, जो 4th पॉइंट है इनका, no other source qualify for the criterion of flagged in accordance with the RMS. जो मैंने बताया था ना, इंफॉर्मेशन का मीनिंग है सिर्फ आरएमएस वाले या ऑडिट ऑब्जेक्शन वाले खुल सकते हैं नए रिजीम में. तो वो कह रहे हैं आरएमएस में तो सिर्फ इनसाइड पोर्टल क्वालिफाई होता है, बाकी 3 तो होते ही नहीं. तो उनका सवाल ये है सीबीडीटी से, विल द एओ प्रोसीड इन दीज केसेस वेयर इंफॉर्मेशन इज नॉट फ्लैग्ड इन अकॉर्डेंस विद द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी. Am I making sense, नमीजा जी? आप म्यूट हैं. आपने ठीक बात कही है. इसका मतलब they themselves are in doubtful position. हाँ, और इस डाउटफुल पोजीशन का हम फायदा उठा सकते हैं. हम कैसे उठाएंगे? अब जब हम जवाब देंगे तो हम उनसे कहेंगे कि साहब आप या तो वो जो इन्फॉर्मेशन देंगे उसमें लिख कर भेजेंगे कि कहाँ से इन्फॉर्मेशन आएगी, लिखनी तो पड़ेगी. अगर वो इनसाइड पोर्टल कहते हैं तब तो ठीक है. अगर वो किसी भी और तरीके से कहते हैं तो हम कहेंगे कि भाई ये नए वाले रिजीम में तो ये क्वालिफाई नहीं करता. इट इज नॉट द इंफॉर्मेशन विच इज फ्लैग्ड इन अकॉर्डेंस विद द आरएमएस. तो ये नहीं आप यूज कर सकते मेरे अगेंस्ट नए रिजीम में. पुराने में था. वो खुद कह रहे हैं कि पुराने में हमारे पास 4 साधन थे जिसके बेसिस पर हम रीओपनिंग कर रहे थे, जिसमें से सिर्फ एक क्वालिफाई करता है नए के लिए, आरएमएस वाला. तो वो पूछ रहे हैं कि साहब हम वो वाले भी खोले, हमको छोड़ दे. They themselves are like confused कि क्या करें क्या ना करें. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब ध्यान रखिएगा. और जब भी आप वो ऑब्जेक्शंस रेज करें या जो भी रिप्लाई लिखें तो ये जरूर लिखिएगा. अब आ जाते हैं इंस्ट्रक्शंस पर. अल्टीमेटली देखिए हमने तो अपना व्यू बना लिया कि भाई ये साल होने चाहिए, ये होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए. लेकिन सीबीडीटी का तो राजेश जी, उस दिन मैं पटपड़गंज गई थी ना, वहां पर हो गई मारामारी खूब. हमने बातें कर ली, वहां लोग भी कम थे, एज आई टोल्ड यू. हमने खूब अच्छे से डिस्कशन कर लिया. हम वापस आ रहे, बच्चे बोले रास्ते में, जो मेरे साथ बच्चे थे मेरे ऑफिस के, बोले डिनर करते हुए जाएंगे. हमने कनॉट प्लेस में डिनर करा. तो हम वापिस आ रहे थे तो रास्ते में ये मैसेज आ गया, इंस्ट्रक्शन आई है. हम गाड़ी में ही उसको पढ़ रहे. मैंने कहा यार हम तो क्या बोल रहे थे, क्या हो गया? फिर वहां से फोन आया सुधीर जी का, मैडम ये क्या कर दिया इन्होंने. मैंने कहा साहब मैं क्या करूं, मैंने तो अपना क्यों बताया था, इन्होंने कुछ अपना ही लगा लिया. अब नमीजा जी इन्होंने ये कहा, देखो मैं इसको पूरा पढ़ूंगी नहीं क्योंकि मैं इसको कम से कम 6 बार पढ़ चुकी हूँ और ऑनेस्टली इसकी तो अंग्रेजी भी मुझे कहीं कहीं समझ सी नहीं आ रही है ये क्या कहता है. आपने भी पढ़ा होगा, आप बताइए आपको कुछ समझ आया तो. भाई इन्होंने क्या किया है, इनका ये कहना है कि 10 साल में तो हम कोई सा भी केस खोल देंगे, 13, 14, 14, 15, 15, 16 सारे खोल देंगे, ठीक है. और 3 साल में हम शुरू के 3 साल जो है हम अपनी टेबल पर आ जाते हैं, उसी में से बताते हैं. यही वाले ईयर्स हैं मेनली, नीचे वाले तो हैं भी नहीं, ये तो हमने सिर्फ एनालिसिस के लिए लिख दिया. दमीजा जी अगर हम आज की डेट में देखें, जो मेरा अंदाजा है 50% से भी ज्यादा केसेस, शायद 70-75% केसेस 13, 14 और 14, 15 के, ठीक है ना, है ना राजेश जी. और 15, 16 के भी हैं, 16, 17 के तो बहुत ही इक्का दुक्का होंगे, उसके बाद के तो सवाल ही नहीं होता, ठीक है ना, जो इस पीरियड में आए थे 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक आए थे. तो उनका कहना है कि भाई ये 13, 14, 14, 15, 15, 16 3 साल वाले रिजीम में हम नहीं खोलेंगे. तो ये आप उन्होंने हमारे ऊपर दया कर दी कि ये 3 साल हम नहीं खोलेंगे, बाकी कहीं भी कोई सा भी खोल देंगे. Am I right? राजेश जी यही कह रहे हैं ना वो? हाँ उनका कहना तो यही है, उनका तो यही कहना है. ठीक है, उनका कहना ये है. और जो इसको समझने के लिए, याद रखने के लिए, जैसे मैंने कहा उसकी लैंग्वेज तो मुझे समझ नहीं आ रही. मुझे ये समझ में आया कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सिंपली असेसमेंट ईयर में 3 साल ऐड किए, ठीक है, वो हमने भी कर रखे, हमने चेक कर रखे हैं. तो ये 17 में खत्म होता है, ये 18 में खत्म होता है, ये 19 में खत्म होता है.
तो ये 3 साल तो खत्म हो गए, ठीक है, इसलिए इनको तो इन्होंने बंद कर दिया। अब आते हैं 16-17 में। 16-17 क्यों खुला रखा है? क्योंकि 16-17 में भी जब 3 ऐड करते हैं तो 31 मार्च 2020 आता है। तो शायद इनका मन ये है कि 31 मार्च 2020 टोला में था, तो वो तो 30 जून 2020 हो गया था ना, 21 हो गया था, तो वो इसलिए खुल सकता है। ये मैंने मतलब मैंने शायद समझने के लिए लगाया, मुझे उसकी लैंग्वेज से नहीं समझ आ रहा कि वो क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं। बाकी कुछ नहीं किया इन्होंने, सब में 10-10 ऐड करो तो ये 24 तक जा सकता है, 25 तक, ये 26 तक, ये 27 तक, उन्होंने सब खोल दो, क्योंकि ये सारे टाइम आने वाले हैं, मतलब सारे फ्यूचर डेट्स हैं। तो ये जो भी अटकल लगा के इन्होंने ये वो दिए हैं। अब हमें क्या करना है आगे? अब मैं इसको थोड़ा सा खत्म सा करना चाहूंगी, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं बताना चाहूंगी। देखिए हमें क्या करना है, हमारा तो रोल इतना रह गया कि हमें इंफॉर्मेशन दी जाएगी। 148 का जो नोटिस है उसको हम 148A का मान लेंगे, उसको मिला के इंफॉर्मेशन मिला के हमें रिप्लाई का टाइम दिया गया है 2 हफ्ते। 2 हफ्ते में हमें बढ़िया सा रिप्लाई बना के देना है, जितना बढ़िया हो। देखिए ऑनेस्टली आपको सबको पता है कि आपको असेसिंग ऑफिसर के पास कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है, लेकिन अपने सारे जो लीगल इश्यूज होते हैं ना, सबको ओपन रखना है, बिल्कुल नीचे वाली स्टेप से। हमें ये नहीं कि सीधे हम जब हाई कोर्ट जाएंगे, ITAT जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तभी लेंगे, नहीं, यहीं से आप अपने उठा के खोल के रखिए सारी चीजें की। देखो अगर वो आपको 13-14 का 10 साल वाले में लगा के 13-14 का खोल देता है, तो आप ये वाली उसके ऊपर एलिगेशन लगाइए कि साहब ये तो बाहर है लिमिटेशन के। अब सवाल ये आता है, जो असली मूट क्वेश्चन आज की डेट में चल रहा है कि क्या इंस्ट्रक्शंस ही सब कुछ हैं? तो देखिए तो मैं आपको बता दूं कि इंस्ट्रक्शंस की कोई वैल्यू तो है, लेकिन कितनी है? ऐसा नहीं है कि इंस्ट्रक्शंस ही सब कुछ हैं। But instructions are binding on the AOs. मैं उसी पर आ रही थी, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रही थी। एक मैंने केस लॉ निकाला हुआ था, देखिए इट इज सेटल्ड लॉ। ये सेटल्ड लॉ है कि इंस्ट्रक्शंस जो होती है ना, वो सिर्फ डिपार्टमेंट के लिए होती है, वो कोर्ट्स पर बाइंडिंग नहीं होती, वो किसी और पर बाइंडिंग नहीं होती। अब यहाँ एक सवाल आता है मेरे से, कुछ लोगों ने, देखो दिमाग तो बहुत ज्यादा चलते हैं ना हमारे सबके, तो सबके अलग अलग चलते हैं। तो मेरे ही ऑफिस में एक बच्चे ने मेरे से कहा कि मैडम आप कह रहे हो कि बाइंडिंग नहीं होते, फिर वो भी तो इंस्ट्रक्शंस ही हैं, वो भी तो सर्कुलर ही हैं। वो जो टैक्स इफेक्ट वाली होती है ना, कि अगर 50 लाख से कम का टैक्स इफेक्ट होगा तो ITAT नहीं जाएगा डिपार्टमेंट, फिर हम वो सर्कुलर्स लगाते हैं और उस सर्कुलर को लगा के ITAT हमारा केस कैसे अलाउ कर देता है? तो इसका जवाब मेरे पास ये है कि देखिए जो भी सर्कुलर्स होते हैं या इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए होती हैं, इंटरनल, जैसे सबऑर्डिनेट्स को समझाने के लिए कि काम कैसे किया जाएगा, ये दी जाती है, ठीक है। जब क्योंकि उनकी हायर अथॉरिटी से आता है तो उनके ऊपर वो बाइंडिंग होते हैं डेफिनेटली। जितने भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज और ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर इंस्ट्रक्शंस बाइंडिंग होती है, लेकिन कोर्ट्स के ऊपर वो बाइंडिंग नहीं होती। अगर वो एज पर लॉ नहीं है तो कोर्ट को ये हक होता है, कोर्ट के पास पावर होती है कि वो चाहे तो उसको उस इंस्ट्रक्शन को क्वैश भी कर दे। तो उसके लिए एक मैं केस में ये धमीजा जी नजर आ रहा है? मेरा स्क्रीन शेयरिंग नजर आ रहा है? ये एक थोड़ा सा पुराना केस है, रतन मेल्टिंग एंड वायर का। ये सेंट्रल एक्साइज का केस है, लेकिन ये लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है सर्कुलर्स और इंस्ट्रक्शंस उसके लिए विश्लेषण के लिए। मैं सर इसका ये पैराग्राफ 6 पढ़ना चाहूंगी, जो बहुत बहुत क्लियर है, सिंपल लैंग्वेज है, सबको समझ आएगा। ये कहते हैं सर्कुलर्स एंड इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय द बोर्ड आर नो डाउट बाइंडिंग इन लॉ ऑन द अथॉरिटीज अंडर द रिस्पेक्टिव स्टैट्यूट्स। मतलब सिर्फ उन अथॉरिटीज जो उस स्टैट्यूट के अंदर आती है उनके ऊपर एप्लीकेबल है। But when the Supreme Court or the High Court declares the law on the question rising for consideration, it would not be appropriate for the court to direct that the circular should be given effect to. And
not the view expressed in the decision of this court or the high court. यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एज पर मतलब लॉ की इंटरप्रिटेशन तो वो कर ही सकते हैं ना, अगर इंस्ट्रक्शन बराई लॉ के अगेंस्ट गई है तो उसको पेश किया जा सकता है. So far as the clarification circular issued by the central government or the state government are concerned, अब उसका नेचर अरे यार बंद करो सुनीता, ये मत चलाओ, आई एम सॉरी. अब उसका नेचर बताया गया. दे रिप्रेजेंट merely their understanding of the statutory provisions. उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है. तो हमारे केस में ये जो इंस्ट्रक्शन आई है ये सीबीडीटी की इंटरप्रिटेशन है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की. जरूरी नहीं है एज पर लॉ. दे आर नॉट बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट, कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है. इट इज फॉर द कोर्ट टू डिक्लेयर व्हाट द पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ स्टैट्यूट सेज एंड इट इज नॉट फॉर द एग्जीक्यूटिव. जो बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ, भाई जुडिशियरी अलग होती है, लेजिस्लेचर अलग होता है, एग्जीक्यूटिव अलग होता है. एग्जीक्यूटिव का काम नहीं है कि वो ये बताए कि लॉ ये कह रहा है, अनलेस वो सही कह रहा हो, मतलब उसकी व्याख्या सही हो जो कोर्ट को भी लगे हाँ ठीक कह रहा है. Looked at from another angle, a circular which is contrary to the statutory provisions has really no existence in law. तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ, रतन मेल्टिंग का जजमेंट है, ये थोड़ा पुराना है, बहुत पुराना भी नहीं है, ये सेंट्रल एक्साइज का है. लेकिन अगर इनकम टैक्स में आप पढ़ना चाहेंगे बहुत सारे जजमेंट्स हैं. आजादी बचाओ आंदोलन में बहुत अच्छे से ये वाली चीज लिखी हुई है कि सर्कुलर्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट. अब इससे यहाँ से मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भाई ये वाला इशू आप खड़ा करके रखिए कि आपके जो बेशक आपकी इंस्ट्रक्शन में आपने लिखा है कि भाई इस तरह से होगी असेसमेंट, लेकिन हमारे हिसाब से लिमिटेशन ये आती है, सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, तो मेरा तो इस साल में आज की डेट में मेरा तो रीओपन हो ही नहीं सकता. अब बिल्कुल सिंपल वाली 2-3 टिप्स और उसके बाद मैं खत्म करूंगी, क्वेश्चंस ले लेंगे. भाई देखो, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करना, उसको क्रिटिसाइज करना, वहां जो खड़े थे उनको क्रिटिसाइज करना या कुछ भी करना, वो सब बेवकूफी है आज की डेट में. मतलब इट्स वर्थलेस, टाइम खराब करेंगे आप. अब हमें ये देखना है कि आगे हमें क्या करना है एज प्रोफेशनल्स. हम सबके पास 148 भरे पड़े हैं. जब 90,000 थे इंडिया में तो सबके पास ही कुछ तो है ही ना. सबकी इंफॉर्मेशन आएगी. टाइमलाइन नोट करके रखिए अपने टेबल के शीशे के नीचे कि 2 तारीख तक आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी और 2 तारीख के बाद जिस दिन इंफॉर्मेशन आएगी उसके 2 हफ्ते के अंदर आपको जवाब देना है. जवाब में आपको सब कुछ लिखना है, जो कुछ भी आप लिख सकते हैं. जितना हमने आज बात करी, कहीं और आपने सुनाओ, कहीं और पढ़ाओ, जो भी मटेरियल मिलता है सब इकट्ठा कर लो, उसकी एक चेकलिस्ट जैसी बना लो, ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है. क्योंकि हमारे हिसाब से, हम सबके हिसाब से एक आध साल इधर उधर हो सकता है. इंस्ट्रक्शन तो बिल्कुल गलत है. इंस्ट्रक्शन में तो सारे ही साल हमें घेर रहे हैं ये, तो हमारे पास तो लिखने को बहुत कुछ है. हर केस में हमें लिखना पड़ेगा. हमारी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, एकदम बढ़िया लैंग्वेज में लिखिए, कंसाइज लिखिए. लंबा लिखना तो बेशक लंबा लिख दो, पॉइंट वाइज लिखिए. पैराग्राफ्स बहुत छोटे छोटे बनाइए सो दैट क्लैरिटी आए कि भाई यहाँ ये कह दिया, अगली बार में ये कह दिया. और जितने भी पॉइंट्स जैसे मैंने बताया, और भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ बताया होगा, क्योंकि सब जूझ रहे हैं, सब इसमें पढ़ रहे हैं. इंफॉर्मेशन वाली बात ये तो इंफॉर्मेशन क्वालिफाई नहीं करती, और लिमिटेशन वाली बात, सब कुछ डालिए और उसके बाद देखते हैं ये क्या ऑर्डर पास करते हैं. और हो सकता है जब 148 के नोटिस आए उसके बाद राजेश जी फिर चलेंगे हाई कोर्ट. ठीक है ना, वो दरवाजा तो खुला ही है. देखते हैं क्या रहता है, डिपार्टमेंट का क्या रहता है. तो आई थिंक, आई होप मैंने सब कुछ कर दिया है. कुछ रह गया तो आई एम सॉरी. सवाल ले सकते हैं अगर है तो कुछ. जी मैडम, 3 क्वेश्चन है. एक एनोनिमस अटेंडी पूछ रहे हैं, what can be done or remedy available if the submission in response to 148A(b) are not well considered, which has just been disposed of as ritual only without reasoning of non-acceptance of office. ये तो इन्होंने बड़ी प्रैक्टिकल बात कर दी, क्योंकि 148 है, ये तो हम सब जूझ चुके हैं, अभी मार चुके हैं, है ना. और किसी भी केस में, इतने केसेस हमने किए, कितने रिप्लाई बनवाए, किसी भी केस में रिप्लाई को कंसीडर नहीं किया गया. मैं क्या बताऊं, देखो
बस मैं प्रैक्टिकली आपको बता सकती हूँ, दिल्ली हाईकोर्ट तो राजेश जी को पता होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट तो थोड़ी सी एडामेंट है इनको सुनने में। दिल्ली हाईकोर्ट बहुत ज्यादा लिबरली इन चीजों को नहीं ले रही है। उनका कहना है 148A में क्या है, 148 का नोटिस ही तो है, आप असेसमेंट करा लो, आप तो असेसिंग ऑफिसर का काम हमसे करा रहे हो, तो यू जस्ट हैव टू बेयर विद इट। आप बस जो भी इश्यूज आपको नजर आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, आप लेते रहिए, जितने भी रिप्लाई डाले उनमें सब में डालते रहिए, आगे देखते हैं क्या। इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, करना तो है मैं ही मतलब है। इसका बहुत अच्छा जवाब इसलिए नहीं दे पा रही हूँ जी क्योंकि जी मैं जी देख रही हूँ कि हाईकोर्ट बहुत नहीं ले रहे। प्यार से इनको डील नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राकेश मेहंदी रत्ता जी पूछ रहे हैं, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148 रिसीव्ड ऑन 8 अप्रैल 2021 फॉर 2015-16? 15-16 का 8 4/2021। नहीं, अब ये तो सारा गड़बड़ हो गया ना। 8/4/2021 का तो 148A में कन्वर्ट हो गया। अभी तो आएगा नोटिस 148 का, जी 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 ये तो 148A में कन्वर्ट हो गया ना। असेसमेंट ईयर कौन सा था मैं पूरा बता देती हूँ। वैसे 15-16 16 है ना, तो 3 साल में तो इंस्ट्रक्शन भी कह रही है कि आपका 3 साल वाले में नहीं हो सकता। अगर 50 लाख है और रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एसेट है तो इंस्ट्रक्शन कह रही है कि आपका हो सकता है। बाकी जो मैंने बताया आप लिख दीजिएगा। हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ए के मोताजी, नोटिस फॉर असेसमेंट ईयर 14-15 डेटेड 28 जून 2021 वाज रिसीव्ड ऑन 13 जुलाई 2021, इज इट नॉट टाइम बार्ड इन ऑल रेस्पेक्ट? नहीं, इसमें तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि 14-15 तो किसी भी केस में ओपन नहीं हो सकता ना। 14-15 तो इन्होंने भी मना किया है ना, 3 साल हाँ में मना किया, लेकिन 10 साल में इंस्ट्रक्शन ने मना नहीं किया। जी। इंस्ट्रक्शन तो 10 साल में तो सारे सालों को ले रही है ना, जी, एक को भी अलग नहीं कर रहे। नहीं, इनका सवाल कुछ और है। इनका कहना है कि 28/6 लिखा है उसके अंदर, नोटिस के अंदर, और ये रिसीव 13/7/21 को हुआ है इनको। मतलब वो टोला भी खत्म हो गया ना 30 जून के बाद। अब देखिए दो बातें हैं, वैसे तो 28/6 को इशू हुआ है तो ये सुप्रीम कोर्ट से कवर्ड हो जाएगा 148A में कन्वर्ट। लेकिन अगर मैं सही समझ रही हूँ तो आपका एलिगेशन ये है कि ये तो इशू ही 13 जुलाई को हुआ है, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि पोस्ट 30 जून। हाँ जी, इसका मतलब इनका कहने का शायद ये मतलब है ये इशू ही 30 जून के बाद हुआ है। हाँ हाँ, जी मैं जी ऐसा समझ के चल रही हूँ कि इनका ये कहना है कि ये तो इशू ही 13 जुलाई के बाद हुआ है। भाई देखो, आप या तो रिट में लेके जाओ हाई कोर्ट में, जो राजेश जी वो बहुत सारी रिट्स पेंडिंग है ना, 23 तारीख को लगी हुई जी है जी हाई लगी कोर्ट में हुई। वो, लेकिन हम तो मार्च अप्रैल में ही थे, आप जून जुलाई तक भी पहुंच गए, या फिर ये वाला इशू रेज करते रहिए नीचे। नहीं, नीचे क्या रेज करना है, 148A तो कभी भी हो सकता है, अब तो कभी भी हो 148A में कन्वर्ट हो गया। अब रहने दीजिए, अब तो सारा 148A में कन्वर्ट हो गया। अब तो आप 148 की चिंता कीजिए कि वो टाइम में आता है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अवनव एक क्वेश्चन चौरसिया जी भी पूछ है, रहे हैं। हाँ एक सेकंड, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्वेश्चन है। अवनव जी पूछ रहे हैं, वेदर इंस्ट्रक्शन इज बाइंडिंग अपॉन सीआईटी अपील? हाँ, नहीं बाइंडिंग नहीं है। देखो, सीआईटी अपील्स इज अ क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी, उसको पूरी तरह से मैं ये नहीं मानती हूँ कि उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन बाइंडिंग होगी। वो लॉ लगाकर आपको रिलीफ दे सकता है, लेकिन मेरी गारंटी है वो नहीं देगा। कौन देता है सीआईटी अपील्स रिलीफ? अब तो वैसे भी सब फेसलेस है, जी नहीं सर, लेगा। दुआ साहब आस्क योर क्वेश्चन। एक केस में क्या हुआ, नोटिस अंडर 148 have been issued for assessment year 14-15 and 15-16 both. Notices were issued and we have filed return also in response to 148. Now the reason for reopening is that return for those years was not filed. सो अब उसमें कोई ऐसा तो कुछ है नहीं कि इट इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एनी एसेट, 50 लाख से ऊपर है नीचे है ये भी उनको नहीं पता क्योंकि रिटर्न ही फाइल नहीं हुई, और हमने उसके रिस्पॉन्स में अपनी रिटर्न फाइल भी कर दी है, तो उनका क्या होगा? मैं बता, देखिए पुराने रिजीम में ना रिटर्न फाइल ना करना एक रीजन माना जाता था कि इट इज अ वैलिड रीजन, एक्ट में लिखा था कि आप 148 कर सकते हैं। लेकिन सर 148 का मतलब ही होता है कि वो तभी खुलेगा जब देयर इज सम इनकम व्हिच हैज एस्केप्ड असेसमेंट।
जस्ट बिकॉज आपने रिटर्न फाइल नहीं करी उसकी वजह से नहीं खुलता। दैट इज द रीजन। देखिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। डिपार्टमेंट के पास कहीं से इंफॉर्मेशन आई कि आपके केस में 50 लाख रुपए आपने बैंक में जमा कराए हैं, ठीक है, और फिर पता चलता है कि इन्होंने तो रिटर्न भी फाइल नहीं करी। तो रिटर्न फाइल ना करना एक रीजन होता है, लेकिन वो रीजन खाली नहीं हो सकता, हवा में नहीं हो सकता। जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आप कहेंगे मेरी तो जैसे कहते हैं ना, मेरी तो एग्रीकल्चरल इनकम थी, मेरी तो इनकम बनती नहीं थी टैक्सेबल। उनको रिकॉर्ड पर ये भी लाना पड़ेगा कि रिटर्न फाइल ना करने से कितनी इनकम एस्केप हो गई है। ऐसा नहीं हो सकता है कि उसमें 50 लाख और 25 लाख आपको ना पता। तो इसमें अब फाइनल हो गया या मतलब 148A का वो दोबारा हम इशू करेंगे? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी फाइल रिटर्न्स आल्सो। आपका 1 अप्रैल के बाद आया था? अप्रैल के बाद आए थे दोनों। असेसमेंट तो नहीं हुआ ना? अभी नहीं हुआ। सब कन्वर्ट हो गए 148A में। तो उनको दोबारा देना पड़ेगा, हमें रीजंस देने पड़ेंगे। देना पड़ेगा, रीजंस ही तो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट, मतलब वो टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई, वो रीजंस ही आपकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी अब आपके पास, फिर आप रिप्लाई दीजिएगा, फिर 148 का नोटिस आएगा। लेकिन अब की बार जब आप रिप्लाई देंगे तो ये सारी चीजों का ध्यान रखिएगा जो जो मैंने बताई है, इंफॉर्मेशन कहाँ से आई है, क्या हुआ है, और लिमिटेशन है या नहीं है, ये सारी चीजें लिखिएगा। ठीक है, थैंक यू मैडम। अभी तो कोई क्वेश्चन है नहीं है ना? मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुनील दमीजा जी से, प्लीज प्रेजेंट ए फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स। ओवर टू दमीजा जी। दमीजा जी, मुझे लग रहा है या तो मैंने इतना अच्छा बोल दिया कि सबके सारे सवाल खत्म हो गए, या फिर मैंने इतना उलझा दिया कि सबको लगा यार इसको जाने दो, हम नहीं पूछ रहे कोई सवाल। फैक्ट ये है कि हम दोबारा से सर्कुलर को भी पढ़ेंगे, इसको ऑर्डर को भी पढ़ेंगे, बैठ के अकेला समझेंगे, फिर क्वेश्चंस आएंगे माइंड में। ये तो मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि देखो मैंने तो बोल दिया, स्पीकर तो बोल देता है जो भी बोल देता है, मैंने बहुत सारा पढ़ा होगा तब मैंने इतना बोला है। अब आपने सुन लिया, आपको समझ भी आ गया। अब एक बार ना आपने बिल्कुल सही कहा दुआ जी, अकेले बैठ के सारी चीजों को पढ़ डालिए, सब समझ आ जाएगा एकदम से, जैसे स्कूल में टीचर कहते हैं। वी आर थैंकफुल टू यू। आपने बहुत मेहनत करी है, एंड the gist what you have prepared, especially reopening dates, उसका जो टेबल बनाया है, बहुत अच्छा that is बना है। quite informative. And it goes to my team also. मेरी टीम बड़ी मेहनत करती है, उन्होंने ही बना बुनू के। We are thankful to your team also. Thank you. We are thankful to all team members. And my viewpoint is that really needs a reconsideration. सबको हम all members need to sit down and understand it, and especially both the viewpoints what you have presented, जो अपना भी और वैसे भी, और उसका स्पेशली what 3-year period में वो कहाँ फॉल करता है या 10-year period में करता है, और उसमें वो क्या है एक्सटेंडेड पीरियड में आएगा या नहीं आएगा। I think all these things आपको कोई व्यू पसंद आए या ना आए, अपने अपने ऑब्जेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा। मैडम वो तो एक अच्छे लिटिगेंट की ये पहचान है कि उसको ये सारी चीजें करनी। भाई जब तक ये नहीं लेंगे पता नहीं आगे जाके 2 साल बाद या 3 साल बाद कहीं कोर्ट में कहाँ क्या सेटल होता है, क्या कितनी बार होता है, बड़ी बेहूदी सी चीजें भी कोर्ट में अपहोल्ड हो जाती है, हमारे काम आ जाती है। भाई जज साहब को क्या समझ आ जाएगा उस समय, क्या चीज अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। We are not going to decide it today, क्योंकि there are so many contradictory views in my humble opinion. तो वो क्या है कि but I am really thankful to you for the total with the dedication you have prepared that along with your team members, and it is really informative and it gives a impetus to all the members कि अब हमें तैयारी कैसे करनी है आगे, and the your stress on all those issues, how do we have to really make our view clear, or take the objections and grounds, so that we really are able to discuss that or present them before the authorities, वो एक देखने वाली बात है। So I think we are really thankful to you, madam, for your dedicated team also. आपने बहुत मेहनत करी, and for the way you have expressed and tried to
make the